अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबकी? उम्मीद है खैरियत से हैं, आप लोग ठीक ठाक हैं। अगर आपको आवाज़ आ रही है मेरी तो काइंडली कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं लेक्चर स्टार्ट कर सकूँ। सो कल का जो हमारा था लेक्चर, दैट वाज अबाउट क्लाइंट कम्युनिकेशन। उसमें अगर किसी को कोई इशू है, इफ यू गाइस थिंक देयर इज समथिंग टू डिस्कस, यू कैन टेल मी इन कमेंट्स। कोई चीज़ अगर कोई अपना फीडबैक देना चाहे अबाउट दैट लेक्चर और पर्सनल एक्सपीरियंस विद द फाइवर टिल नाउ, तो आप दे सकते हैं। अच्छा जी, मैं दोबारा ओपन कर रहा हूँ कार पार्किंग सिस्टम का कोड, और मैं आपके साथ इसको शेयर करने लगा हूँ। सप्लाइम टेक्स्ट पे इसको मैंने ओपन किया है, और इस पे हम कल जो है एक पेज अपना कंप्लीट कर चुके थे, दैट वाज व्हीकल्स पार्ट। ठीक है। और काफ़ी लोगों ने मतलब दे ट्राइड टू यूज बूटस्ट्रैप। ठीक है। और शेयर्ड एग्जांपल्स विद मी। किसी ने लॉगिन पेज क्रिएट किया है, किसी ने डैशबोर्ड बनाया है, और किसी ने व्हीकल सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है, तो दैट इज़ अमेजिंग। मुझे नहीं था आइडिया, मैं इतना होपफुल नहीं था जितना आप लोगों की तरफ से अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अच्छे रिजल्ट से मुराद ये है कि अ, मतलब आप लोग फॉलो कर रहे हैं, चीज़ों को काम कर रहे हैं, असाइनमेंट्स कर रहे हैं, और सिस्टम को साथ साथ डेवलप कर रहे हैं। यही चीज़ चाहिए होती है आपको एक्सेल करने के लिए, कि आप कंटिन्यूटी रखें अपने जो मामलात की है, लर्निंग की है। कंटिन्यूटी रखेंगे इंशाल्लाह विद इन फ्यू वीक्स वी विल बी देयर एट सम पॉइंट, जहाँ पे हम देखेंगे कि यार वी आर इनफ स्किल्ड कि अब हम कुछ ना कुछ अर्न कर सकते हैं। महीने का 100 200 डॉलर 300 डॉलर हम कमा सकते हैं। ठीक है। सो हमने उस पॉइंट को टच करना है। जो स्किल पार्ट है अल्हम्दुलिल्लाह उसको हम अच्छे से कवर कर रहे हैं। इस सिस्टम को मैं कंप्लीट करना चाह रहा हूँ ताकि इसके रिगार्डिंग आप लोगों की छोटी छोटी क्यूरीज हो सकती हैं, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी इन्वॉल्व की जा सकती हैं जिससे मतलब आप लोगों को काफ़ी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। ठीक है। सो इस सिस्टम को कंप्लीट करना है मैंने। अभी तक जो मेरे पास जो पेज अभी सेटअप हुआ है इसके ऊपर, दैट इज व्हीकल्स। व्हीकल्स का पेज कल हमने क्रिएट किया था, तो थोड़ा सा इसको अगर आप सिस्टमैटिक बना लें, एक फ्लो बना लेते हैं कि जो है यूजर जब वेबसाइट के ऊपर आए तो देयर शुड बी बुकिंग्स ऑन ऑन पार्किंग प्लाजा के अभी तक कितनी जो फ्लोर्स हैं वो जो कि बुक हो चुके हैं, या कितने ऐसे स्पॉट्स हैं इस पार्किंग में जो कि बुक हो चुके हैं। ठीक है। और फिर उसकी डिटेल देखना चाहे तो उस पार्किंग आईडी के ऊपर क्लिक करें तो वी गेट द डिटेल अबाउट द ड्राइवर, कि जो ड्राइवर जिसने वो कार पार्क की हुई है और उसकी व्हीकल और उसकी मेंबरशिप, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें एक सिस्टमैटिक फ्लो में मिल जाए। उसके अंदर हम लोग थोड़ी सी एनिमेशन और गैलरी और इस तरह की चीजें इन्वॉल्व करेंगे। विल यूज सम जावास्क्रिप्ट आल्सो, जिससे आप लोगों को जावास्क्रिप्ट की कोडिंग का भी आइडिया हो जाएगा। ठीक है। जब भी हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू मूव ऑन टू वर्डप्रेस एंड डू कस्टमाइजेशंस देयर। ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ ये है कि जब भी आप सिस्टम पे आए तो देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ लॉगिन, और लॉगिन करें, और उसके बाद जो है हमारा सिस्टम जो है वो डाइवर्ट करके वो हमें ले जाए अपने डैशबोर्ड की तरफ। ठीक है। सो लॉगिन का पेज हमारे पास नहीं है, तो एक होम पेज हम लोग क्रिएट करते हैं और उस पर अपना लॉगिन फॉर्म जो है वो सेटअप कर लेते हैं। ठीक है। तो ये जो इंडेक्स का पेज है, यहाँ पे हम लोग अपना लॉगिन का पेज जो है वो इन्वॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, उसका नाम रखते हैं लॉगिन डॉट पी। ठीक। और इस लॉगिन डॉट पीएचपी के अंदर हमें चाहिए है लॉगिन फॉर्म। तो एडमिन एलटी का लॉगिन फॉर्म उठा लेते हैं। एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में अच्छा, लॉगिन। ठीक है। इस पेज का सोर्स व्यू कर रहा हूँ मैं। यहाँ से सारा सोर्स कॉपी करूंगा। कल मुझे एक बच्ची ने रात को क्वेश्चन किया है कि सर मैंने ये लॉगिन जो है अपना पेज अपने पास सेटअप किया है, लेकिन मुझे एरर आ रहे हैं, मेरे पास फॉन्ट सेटअप नहीं हो रहे। तो मैंने बोला था कि आपके पास फॉन्ट ऑप्शन के अंदर
कुछ फॉन्ट्स आ रहे होते हैं जो कि आपके मिसिंग आ रहे होंगे, आप उन फॉन्ट्स को ऐड कर लें। आप जब भी किसी रिसोर्स को अपने पास क्लोन कर रहे हैं, जिस तरह इस पेज के कोड को मैं अपने पास लोकल पे चलाता हूँ, तो ये सारे पाथ दिए हुए हैं। अगर आप बारी बारी इन सारे पाथ को ब्राउजर में ओपन कर लेंगे तो आपको सारी CSS JS हर चीज मिल जाएगी। आपके पास फिर एब्सोल्यूट पाथ होंगे जो कि HTTP या डोमेन के नेम पे शुरू हो रहे हैं, आप इनको अपनी फाइल में डायरेक्ट ऐड कर देंगे जिससे आपका सोर्स वहां पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, और आपके एरर्स जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लॉगिन पेज अपने पास लेके आ रहा हूँ, और लॉगिन पेज के लिए मुझे लॉगिन पेज का अपना एक हेडर है, उसका अपना फुटर है। सो इसका मतलब है कि इंडेक्स के पेज के अंदर मैं लॉगिन पेज नहीं इंक्लूड करवाऊंगा। लॉगिन का पेज बिल्कुल अपना HTML का जो पार्ट है हेड का और फुटर का वो अपना रखेगा, उसके अपने स्क्रिप्ट्स हैं। हमें सिर्फ इन स्क्रिप्ट्स को ओके करना है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये डैश ये डॉट्स दिए हुए हैं, इसका मतलब ये है कि ये फाइलें लोकल रिपॉजिटरी से लोड होनी है। लोकल रिपॉजिटरी में ये फाइल्स नहीं है, तो मुझे क्या करना है, सिर्फ इन पाथ्स को वन बाय वन चेंज करना है। तो पहली फाइल पे क्लिक करूंगा तो ये पाथ आ गया, इसको कॉपी किया और यहाँ पे लाके मैं इसे प्लेस कर दूंगा। ठीक है, तो ये सारे पाथ आप वन बाय वन फिक्स कर लें, और उसके बाद आपका जो लॉगिन पेज है वो सक्सेसफुली रन हो जाएगा। आप कंफर्म भी कर लीजिएगा कि सेम, क्योंकि ये आयोनिकॉन्स का पाथ है, तो जो कॉपी किया वो भी आयोनिकॉन्स का पाथ है, तो ये साथ कंफर्म कर दीजिएगा। फिर अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है href, ये लिंक है, और ये स्टाइल शीट में गूगल फॉन्ट्स हैं, ये ऑटोमेटिकली लोड हो जाएंगे। और अगर हम फुटर में जाएं तो यहाँ पे दो स्क्रिप्ट्स हैं पावर के, jQuery और bootstrap.min.js और iCheck, इन तीनों को ओपन करना वन बाय वन। सोर्स में jQuery, bootstrap, iCheck, तीनों के पाथ जो है रिप्लेस कर दें आप। अगर मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगर मैं नहीं करता ये प्रैक्टिस, तो क्या होगा कि अगर मैं इस पेज को यहाँ पे ओपन करता हूँ login.php को, तो ये पेज ओपन हो रहा है, CSS अप्लाई हो रही है, लेकिन कंसोल में यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर्स आ रहे होंगे, जैसे यहाँ पे 14 एरर आ रहे हैं डिफरेंट। ठीक है, सो ये एरर्स को आपको फिर वन बाय वन जो है वो रिमूव करना पड़ेगा। जी, ये हमारी जो लॉगिन पेज है हमारा वो अब रेडी है। स्टिल यहाँ पे जो कल मुझे इस बच्ची ने दिखाया था, जो उसके एरर आते हैं फॉन्ट ऑसम के, FTFF के एरर थे। ठीक है, अभी अगर आप देखें क्या इन दोनों में कोई फर्क है, ये वाला जो हमारा लेआउट है और यहाँ पे जो लेआउट है, क्या इन दोनों में कोई फर्क है हमारे पास? ये आइकन्स नहीं आ रहे, बस ये आइकन्स हमारे मिस है। ठीक है, यहाँ पे ये दो फेसबुक और गूगल के आइकन आ रहे हैं। ठीक, तो आइकन हमारे कैसे आएंगे? आइकन जो है हमारे वो कहाँ पे इंक्लूड हुए हैं, सबसे पहले ये चेक करने वाली चीज़ है। ग्राफिकॉन हाफिंग फॉन्ट और सम वेब फॉन्ट्स, ग्राफिकॉन हाफिंग रेगुलर। अब ये फाइल्स हमारे पास कहाँ पे इंक्लूड हो रही हैं, इसका पाथ हमें चाहिए। इस पर क्लिक करता हूँ तो लॉगिन के अंदर ये वाली फाइल कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, और इसका पाथ या इसका नेम मुझे चाहिए, फॉन्ट और सम वेब फॉन्ट। इसको मैं कॉपी करता हूँ, अपने कोड में आके मैं लॉगिन में इसको सर्च करता हूँ, या यहाँ पे फाइंड इन फोल्डर लगाता हूँ। ये कहाँ पे यूज हो रहा है? एज सच ये लाइन तो कहीं पे नहीं आ रही। इसका मतलब है कि ये रिसोर्स कहीं ना कहीं किसी फाइल के अंदर इंक्लूड करवाया हुआ है जो हमारे पास नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसका अब क्या सोल्यूशन है? अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फॉन्ट आपके पास आ गया, और आप इसको ओपन ए न्यू टैब करेंगे तो ये फॉन्ट आपके पास यहाँ से लोड हो गया, बल्कि ये डाउनलोड हो गया। तो डाउनलोड होने के बाद आप इसको अपने सिस्टम में ऐड कर सकते हैं, इस फॉन्ट को। ठीक है, इसकी एक्सटेंशन क्या है? WOFF। ठीक, तो मैं गूगल करता हूँ हाउ टू ऐड फॉन्ट्स इन HTML। ठीक,
तो यहाँ पे ये फॉन्ट फेस की प्रॉपर्टी है, इसके अंदर आप .woff की फाइल या ftff वट एवर द फॉन्ट टाइप इज आप यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ आपने फॉर्मेट बता दिया, आपके सारे फॉन्ट आपकी CSS के अंदर वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपने जो भी फॉन्ट की फैमिली का नाम रखा हुआ आप उसको यूज कर सकते हैं। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपनी CSS में लाके यहाँ पे फाइल में मैं लाके ऊपर प्लेस करता हूँ। ठीक है, और जितनी मेरी फॉन्ट फाइल है वो सारी की सारी मैं डाउनलोड करता हूँ और उसके बाद मैं उन्हें इंक्लूड करवा लूंगा। ठीक है। ये भी डाउनलोड हो गया और मेरे पास ये वाला डाउनलोड हो गया। रेगुलर रेगुलर अगेन सेम है, अगेन ये भी सेम है, ये भी रेगुलर है और ये भी, तो मतलब दो फाइल्स हैं जो कि मेरी ऐड होनी है। ये वाली WFF2 ठीक है, ये दोनों WFF1 है। तो सारी आप ऐड कर रहे हैं और ये .TFF है। ठीक है, मेरे पास ये सारी जो है वो डाउनलोड्स के फोल्डर में आ गई हैं। ये सब फाइल है मेरे पास, इनको मैंने कॉपी किया और अपने फोल्डर में वापस आता हूँ। कार पार्किंग सिस्टम, CSS में यहाँ पे मैं फोल्डर बनाता हूँ फॉन्ट्स का। ठीक है, इन फॉन्ट्स के फोल्डर के अंदर मैंने ये सारी फाइल्स को प्लेस कर दिया। क्लियर है, अब हमें इसको इंक्लूड करवाना है अपने पास CSS के पाथ के अंदर। ठीक है, उसका मैंने आपको पहले तरीका बताया कि क्या करना है आपने। फॉन्ट फेस की प्रॉपर्टी को यूज़ करना है। ठीक है, और उसके अंदर जो है हम लोग इसको इंक्लूड करवा लेंगे फॉन्ट फेस की प्रॉपर्टी के अंदर। नॉर्मली हम डॉट, ये जो TTF की फाइल है ये वाली, नॉर्मली ये फॉन्ट फेस में इंक्लूड करवाते हैं जब भी हम ऑनलाइन फॉन्ट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। तो दैट्स अ नॉर्मल वे। सो ट्राई करते हैं अगर हम इस तरह से इसको इंक्लूड करवाएं तो क्या हमारे एरर रिजॉल्व होते हैं या हमें मुकम्मल सारी फाइल्स करनी है। सो ग्राफिकॉन हाफिंग रेगुलर, इसको मैंने कॉपी किया और URL में इसका पाथ होगा CSS के फोल्डर के अंदर, फॉन्ट्स का फोल्डर है और उसके अंदर ये फाइल नेम है। ठीक है, फाइल नेम यहाँ से आपको नहीं मिल रहा तो आप यहाँ से भी उठा सकते हैं। फॉन्ट्स में आए और रीनेम करें, कॉपी करें इस पूरे TTF को और वापस अपने पास CSS में आए और यहाँ पे आके इसको इंक्लूड करवा दें। ठीक है, और जब आपने ये TTF वाला पाथ दे दिया है तो क्या ज़रूरी है कि हम लोग इसके साथ जो है वो बताएंगे कि इसका फॉर्मेट क्या है। ये चीज़ ज़रा क्लियर होनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे TTF देने के बाद आपको फॉर्मेट देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ और इसका नाम यहाँ पे आ जाएगा वेब फॉन्ट, फॉन्ट ऑसम वेब फॉन्ट। ठीक है, तो इस पेज को दोबारा लोड करते हैं। तो हमारे पास एरर्स में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ अब ये क्लैसिकॉन हाफिंग रेगुलर .WFF, इसका हमारे पास एक एरर आ रहा है। दूसरे पाथ को भी इंक्लूड कर लेते हैं, ये वाली फाइल। यहाँ तक हमारे आइकॉन्स क्लियर हो जाने चाहिए। अगर आइकॉन्स क्लियर हो जाते हैं तो इट्स ओके फॉर अस, हम आगे फॉरवर्ड जो है एक्सपार्ट पे मूव कर जाएंगे। सबसे पहली चीज़ है, जो पाथ हमने ऐड किया है क्या वो ठीक काम कर रहा है। CSS में आते हैं, सोर्सेज में, और अभी तक CSS फाइल हमारी लोडेड नहीं है तो पहले CSS की फाइल जो है उसे लोड कर लें यहाँ पे।
लिंक लिंक का टैग href css, css के अंदर स्टाइल डॉट css, ठीक है। और रिलेशन में आ जाएगी स्टाइल शीट। पेज को लोड करें तो यहाँ पर css फाइल हमारी आ जानी चाहिए। css फाइल आ गई। इस css फाइल के अंदर हमारे पास वो फॉन्ट्स भी आने चाहिए जो हमने ऐड किए हैं, ठीक है। और अगर आप देखें css के फोल्डर के अंदर आपके पास डायरेक्ट फॉन्ट्स का फोल्डर है, आप css का पाथ यहाँ पे नहीं देंगे। फॉन्ट जो है वो ओपन होना चाहिए। Just a minute. देयर इज अनदर सोल्यूशन, उस पर भी बात करते हैं। सोल्यूशन क्या है हमारे पास? बेसिकली ये फॉन्ट्स यहाँ लोड हो रहे हैं आपके एक एक्सटर्नल पाथ से, ठीक है। यानी ये वाला जो पाथ है कॉस्ट की वजह से ये ऑफ हुआ हुआ है कि आप एक्सटर्नल डोमेन से फॉन्ट लोड नहीं कर पा रहे। या तो आप उसको अलाउ करें, अलाउ एक्सेस कंट्रोल ओरिजिन, ठीक है, ताकि आप एक्सटर्नल साइट से जो है वो अपने फॉन्ट्स को लोड करवा सकें, या आप इसको लोकली ऐड कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझ में चीज़ आनी चाहिए कि ये जो पाथ लोड हो रहा है ये बेसिकली किस फाइल से हो रहा है, कौन सी फाइल ऐसी है जो कि इस पाथ को लोड करवा रही है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले फाइल आइडेंटिफाई करने के लिए वन बाय वन, जैसे ये एडमिन एल की सी एस एस है और इसमें ये फॉन्ट ऑसम की सी एस है। अगर मैं इसको कमेंट करता हूँ तो क्या ये एरर्स रिमूव हो जाते हैं? ठीक है। इसमें से ग्राफिकॉन हाफिंग का WFF2 का एरर है और फॉन्ट ऑसम का एरर खत्म हो गया। ग्राफिकॉन का जो एरर आ रहा है वो आ रहा है बेसिकली
बूटस्ट्रैप की सीएसएस से। ठीक है, लोड करें, ग्राफिकॉन का एरर भी खत्म हो गया। इसका मतलब इन दोनों सीएसएस फाइल्स के अंदर बेसिकली वो फॉल्ट की फाइल्स जो हैं वो लोड हो रही हैं। तो क्या अगर मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि इसमें से ये कॉपी करूँ, इस फाइल को मैं ओपन करूँ यहाँ पे, ठीक है, और इसमें मेरे पास ग्लाइफिकॉन, ये देखने ग्राफिकन हाफिंग का यूआरएल आ रहा है डॉट डॉट स्लैश फॉन्ट्स ग्राफिकन हाफिंग रेगुलर। तो इस फाइल को मैं लोकली लोड करवा लेता हूँ, बजाय इसके कि मैं इसको यहाँ से लोड करवाऊँ। तो आई शुड लिंक इट लोकली। तो लिंक के अंदर रिलेशन स्टाइल शीट, और एचरेफ में आप दे लें सीएसएस के फोल्डर में, फाइल का नाम है जी बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट सी एस एस। ठीक है, बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट सी एस एस। ठीक, सीएसएस के फोल्डर में आए, यहाँ पे आप फाइल बना लें, उसका नाम होना चाहिए bootstrap.min.css। अगर आप पाथ देखें तो पाथ में लोड किस तरह होंगे, फॉन्ट्स जिस भी आप करंट डायरेक्टरी में उससे दो पीछे जाएं डॉट्स, और आगे आपके फॉन्ट का फोल्डर होगा। तो इसका मतलब है सीएसएस में एक फोल्डर होना चाहिए जिसमें फाइल एग्जिस्ट करे। उस फोल्डर का नाम आप चाहे बूटस्ट्रैप रख लें, ठीक है, और यहाँ पे जाके आप इस फाइल को प्लेस पे रख दें, यानी इस फाइल को कॉपी करें और यहाँ पे जाके इस फाइल को प्लेस कर दें, ताकि जब ये फाइल लोड होगी, इसके अंदर फॉन्ट लोड होंगे, तो दो डॉट्स का मतलब ये है कि आप दो डॉट से इस फोल्डर से पीछे आएंगे और उसके आगे फॉन्ट्स का फोल्डर होगा, उसमें आपकी ग्राफिकॉन्स की फाइल होगी, तो आपका एरर जो है बेसिकली वो रिमूव हो जाएगा। सो करना क्या है, इस पूरी फाइल को कॉपी करें और इसको लाके बूटस्ट्रैप के अंदर min डॉट सी एस एस में पेस्ट कर दें। अपने होम पे जाते हैं वापस, और इस फाइल को मैं कमेंट कर रहा हूँ। बूटस्ट्रैप की फाइल ये मेरे पास लोड हो गई है, इसका पार्ट ठीक करें। तो अब इसे दोबारा चेक करें। bootstrap.min.css, bootstrap.min.css, ठीक है, और रिफ्रेश करें। ठीक है, उससे क्या हो गया कि आपका ग्लाइफिकॉन्स का जो एरर था वो रिमूव हो गया। अभी आपका सिर्फ फॉन्ट ऑसम का एरर आ रहा है। तो फॉन्ट ऑसम की सीएसएस को भी इसी तरह से आप लोकली डाउनलोड कर लें, ठीक है, और उसके बाद आप उसे यूज़ कर लें। सिर्फ हमने आइकॉन्स को लेके आने के लिए सारा प्रोसेस किया है, वरना हम फॉन्ट ऑसम के डायरेक्ट आइकॉन्स भी ऐड कर सकते थे, ठीक, लेकिन हमारी क्योंकि जो हम सी एस फॉन्ट की फाइल्स इंक्लूड करवा रहे हैं उसके पाथ में जो है फॉन्ट फेस का यूआरएल लगा हुआ है, इस वजह से वो हमें कंसोल में एरर दे रहा है। इस फाइल को भी इसी तरह से प्लेस करें। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो दो डॉट्स के बाद फॉन्ट का फोल्डर है, उसमें फॉन्ट ऑसम की फाइल है। तो हमने क्योंकि वो लोकली डाउनलोड कर ली है, तो हम यहाँ पे सीएसएस के अंदर एक नया फोल्डर बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं फॉन्ट ऑसम। उसके अंदर हम सीएसएस की फाइल बनाते हैं, उसका नाम रख देते हैं फॉन्ट ऑसम डॉट मिन डॉट सी एस एस, वही नाम जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, फॉन्ट डैश ऑसम डॉट मिन डॉट सी एस एस, उसके अंदर हम ये सारा कोड जो है उठा के कॉपी कर देते हैं। ठीक है, अब जब ये इसके अंदर से ये यूआरएल लोड होगा, फॉन्ट ऑसम का फॉन्ट यूआरएल, दो डॉट्स का मतलब ये है कि फाइल यहाँ पे पड़ी है, दो डॉट्स का मतलब है बाहर आएगा। कहाँ पे आएगा, बाहर सीएसएस के फोल्डर में, वहां पे आगे फॉन्ट्स का फोल्डर होगा, फॉन्ट्स के फोल्डर में आगे फॉन्ट ऑसम का, यहाँ पे उसको फॉन्ट्स मिल जाएंगे जो उसको रिक्वायर्ड है। अगर ई ओ टी है या हमारे पास डब्ल्यू एफ है, वट एवर जो भी यहाँ पे फॉन्ट्स होंगे उसको वो वहाँ पे मिल जाएंगे। जब मिल जाएंगे तो हमारे आइकॉन्स भी फिक्स होने चाहिए और कंसोल के एरर भी सॉल्व होने चाहिए। तो इस फाइल को पहले इंक्लूड करवाएं, जैसे हमने इस फाइल को इंक्लूड करवाया, कॉपी करें, यहाँ पे ला के आप उसे प्लेस कर दें। सी एस एस में फॉन्ट ऑसम के अंदर फाइल का नाम है जी फॉन्ट ऑसम डॉट मिन डॉट सी एस एस। रीलोड करें,
तो आपकी कंसोल के एरर भी सॉल्व हो गए और आपके आइकॉन्स भी आपके पास डिस्प्ले हो गए, ठीक है, और कंसोल के एरर सॉल्व हो गए। ये मुझे क्वेश्चन किया था, मैं नेम बता देता हूँ जिन्होंने मुझे क्वेश्चन किया था। अच्छा क्वेश्चन था ये, मजा आया इसको सॉल्व करके। ये क्वेश्चन था जी फरद का, ठीक है। फरद नाम आ रहा है मेरे पास, इनका क्वेश्चन था कि ये मुझे इशू आ रहा है और आई टोल्ड हर कि मैं आपको कल इस पे गाइड कर दूंगा। राइट नाउ आई एम अवे। तो मसला आपका हल हो गया। अब करना क्या है, कार पार्किंग सिस्टम है, यहाँ से आप लॉगिन यूजर नेम और पासवर्ड सेट जो भी आप साइन इन करेंगे उससे यूजर जो है वो रीडायरेक्ट करवा के उसके डैशबोर्ड के ऊपर लेके जाएगा, ठीक है। सो पहले यहाँ से एडमिन एलटीई को हम खत्म करते हैं और यहाँ पे कार पार्किंग सिस्टम का जो है वो नाम ऐड कर देते हैं, ठीक। मेरीना वन कार पार्किंग सिस्टम, ओके। अब यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड अब जो भी एंटर करेंगे रीडायरेक्ट करवा के यूजर को उधर ले जाए। अब यहाँ पे अगर आप देखें यूजर नेम और पासवर्ड के लिए दो ये फॉर्म का टैग है, इसमें इनपुट की फील्ड है, इनपुट के अंदर हमारे पास इनपुट फील्ड टाइप ईमेल है और नेम इसका यहाँ पे कोई नहीं है, तो नेम आप खुद से सेट कर लें, ठीक है। तो नेम मैं यहाँ पे रख रहा हूँ इसका ईमेल। सिमिलरली यहाँ पे पासवर्ड की फील्ड है, उसका नेम सेट नहीं है तो उसका नेम भी सेट कर लें, यहाँ पे पासवर्ड रख लें। पीएचपी फॉर्म्स के ऊपर बात नहीं थी थोड़ी सी, आज वो भी फॉर्म्स पे बात कर लेते हैं। बेसिकली होता क्या है, अगर लोग कई लोगों को अगर नहीं पता तो उनके लिए मैं एग्जांपल की फाइल यहाँ पे बना रहा हूँ ताकि फॉर्म के रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी आपके साथ शेयर हो जाए। पहले एग्जाम्पल डॉट पीएचपी की फाइल मैंने क्रिएट की, यहाँ पे मैं पीएचपी के ओपन और क्लोजिंग टैग यहाँ पे लगा रहा हूँ और इसके अंदर मैं एक बनाना चाह रहा हूँ अपने पास ऐसा मतलब कोड जिससे फॉर्म प्रोसेसिंग हो सके, ठीक है। एग्जाम्पल डॉट पीएचपी को ओपन करता हूँ। राइट नो दिस इज एन एम्प्टी फाइल, मैं इसमें एक फॉर्म बनाना चाह रहा हूँ। तो फॉर्म के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन यहाँ पे फॉर्म का टैग लगाया, फॉर्म का टैग क्लोज किया और इस फॉर्म के टैग के अंदर मेरे पास डिफरेंट फील्ड आ जाएंगी। फॉर्म के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक एट्रीब्यूट होता है एक्शन, ठीक है। एक्शन का मतलब ये होता है कि जब भी आप फॉर्म को सबमिट करेंगे या सबमिट का बटन दबाएंगे तो वो फॉर्म किस यूआरएल पे जाकर सबमिट होना चाहिए, यानी इस फॉर्म में जो लिखा हुआ डाटा है वो किस यूआरएल के ऊपर जाएगा, ठीक। जैसे मैं यहाँ पे एक्शन का नाम देता हूँ google.com, ठीक है। और अब इसके अंदर मैं कुछ फील्ड्स बनाना चाह रहा हूँ। आपने इसके अंदर फॉर्म के अंदर जो भी फील्ड बनानी है वो इनपुट के टैग से आपकी बनेगी। इनपुट के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है टाइप का, टाइप के अंदर बताते हैं कि फील्ड की टाइप क्या होगी और ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। इनपुट का जो टैग है दैट इज सेल्फ क्लोजिंग। टाइप में आके आप बताते हैं कि मुझे एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए, इनपुट टाइप टेक्स्ट आपने दे दिया। और अब अगर इसका मैं व्यू करूँ इसको तो मेरे पास एक टेक्स्ट फील्ड आ गई जिसमें मैं टेक्स्ट लिख सकता हूँ, ठीक। और इसके साथ साथ मैं चाह रहा हूँ कि मुझे एक लेबल मिल जाए, तो मैं क्या करता हूँ कि इस पूरी फील्ड को एक फील्ड ग्रुप में रखवा देता हूँ, ठीक है। और इस इनपुट फील्ड के लेफ्ट साइड पे डिव के अंदर मैं दे देता हूँ एक लेबल और राइट साइड की डिव के अंदर मैं ये इनपुट फील्ड रख देता हूँ ताकि मेरे फॉर्म का लेआउट जो है वो प्रॉपरली मेंटेन होता रहे, ठीक। इसको थोड़ा सा रीडेबल बना लेते हैं। ये डिव यहाँ से स्टार्ट हुई क्लोज हुई, ये डिव यहाँ स्टार्ट हुई, इनपुट दरम्यान में आ गया, डन दिस डिव इज क्लोज। तो इस डिव के अंदर हम लोग अपना लेबल के टैग से एक लेबल लिख सकते हैं। लेबल में मैं लिखूंगा, लेबल का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है, ठीक है। इसमें मैं लिखूंगा फील्ड नेम या फर्स्ट नेम जो भी मेरे इस फील्ड के अंदर आना है, ठीक है। तो इतने स्ट्रक्चर से हमें इस तरह का फॉर्म मिल जाएगा जिसके अंदर एक फर्स्ट नेम और यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड आ गई, ठीक। दूसरा आईबी की क्लास यहाँ पे लगा लेते हैं और यहाँ भी क्लास आईबी लगा लेते हैं। इसका मतलब है कि इनलाइन बॉक्स और ऊपर एक स्टाइल का टैग लगा लेते हैं, ठीक। और इसके अंदर डॉट आईबी की क्लास हम डिफाइन कर देते हैं कि आईबी की क्लास क्या करेगी, आईबी की क्लास यहाँ पे डिस्प्ले को इनलाइन ब्लॉक कर देगी ताकि ये दोनों सामने सामने आ जाए। क्लियर है। अब इस फॉर्म के अंदर मेरी मैं चाह रहा हूँ मुझे 4 से 5 डिफरेंट फील्ड चाहिए, तो इसी स्ट्रक्चर को मैं कॉपी करता जा रहा हूँ या इस फील्ड ग्रुप पूरे को कॉपी कर रहा हूँ मैं और यहाँ पे मल्टीपल इसकी कॉपी जनरेट करके और फील्ड्स ले सकता हूँ, ठीक है। तो पहला फर्स्ट नेम था, दूसरी फील्ड मैंने बना ली लास्ट नेम की, तीसरी फील्ड में बना रहा हूँ सीएनआईसी की, चौथी फील्ड में बना रहा हूँ कॉन्टैक्ट नंबर की। अगर एक यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप बना रहे हैं तो सारा कुछ आपको चाहिए। रिफ्रेश किया
तो यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, CNIC नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है। अब यहाँ पे अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक ये सारा इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इसकी जो टाइप रखी हुई है, टेक्स्ट रखी हुई है। अगर मैं इसकी टाइप यहाँ से टेक्स्ट चेंज करके नंबर कर देता हूँ, ये फॉर्म्स HTML फॉर्म्स का कंसेप्ट है। फॉर्म जिस तरह से HTML में काम करते हैं, मैं इसको अगर नंबर करता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये नंबर्स मेरे पास आ गए। ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट मेरे पास ऑप्शन आ गई। इस नंबर को मैं ऊपर नीचे यहाँ पे कम ज्यादा कर सकता हूँ। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि HTML5 के अंदर इंट्रोड्यूस हुई थी। अभी यहाँ पे इस टाइप में अगर मैं ईमेल कर देता हूँ तो यहाँ पे आप ईमेल ही एंटर कर सकते हैं और कुछ एंटर नहीं कर सकते। ये जैसे यहाँ पे मैं अल्फाबेट्स एंटर नहीं कर सकता, मैं अपने कीबोर्ड पे ABC प्रेस कर रहा हूँ, तो अगर आपने टाइप नंबर रखी हुई है तो आप ABC नहीं लिख सकते, सिर्फ आप नंबर रख सकते हैं। और अगर मैंने टाइप ईमेल कर दी है तो अब अगर मैं ईमेल के अलावा कुछ और यहाँ पर लिखता हूँ, लिखा जाएगा, लेकिन जैसे ये फॉर्म सेव होने लगेगा उससे पहले एक कंसेप्ट होता है फॉर्म वैलिडेशन का, तो जो डाटा यूजर भेज रहा है क्या डाटा ठीक है या नहीं है। तो वैलिडेशन जो है वो आपकी टाइप, जो आपकी इनपुट की जो एट्रीब्यूट टाइप है, वो भी जो भी आपने टाइप रखी हुई है HTML5 के अंदर, वो टाइप की वैलिडेशन ऑटोमेटिकली जो है वो पहले से बनी हुई है। तो अगर इस फॉर्म को मैं सबमिट करता हूँ तो सबमिट करने के लिए मुझे एक इनपुट, अगेन एक इनपुट टाइप चाहिए। देखिए ना, अब क्वेश्चन आपके जहन में है, हाउ डू वी वैलिडेट अ फॉर्म, तो वैलिडेशन का की तरफ ही मैं आ रहा हूँ। इनपुट और टाइप में आप सबमिट, जब आपने फॉर्म को सबमिट करना है तो आपको टाइप सबमिट का एक इनपुट चाहिए होता है, और नेम में आप जो भी सबमिट फॉर्म के बटन पे लिखना चाहते हैं वो लिख देंगे। बल्कि नेम के अंदर नहीं, आप यहाँ पे वैल्यू में लिखेंगे। वैल्यू में जो भी आप वर्ड लिखेंगे वो उस फॉर्म के बटन में शो हो जाएगा। रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा सबमिट। अगर मैं यहाँ पे लिखता सेव दिस फॉर्म वैल्यू में, इनपुट टाइप सबमिट की वैल्यू में, तो वो यहाँ पे सेव दिस फॉर्म आ जाना। ठीक। अब अगर आप देखें तो मैंने इस इनपुट की जो पहली फील्ड है इसकी टाइप ईमेल रखी हुई है, लेकिन अगर मैं इसमें नंबर्स लिख के इस फॉर्म को सबमिट करने की कोशिश करता हूँ तो दिस शुड थ्रो एन एरर। वो एरर थ्रो करेगा कि भाई आपकी जो पहली फील्ड है वो इनपुट टाइप की है और उसकी टाइप है ईमेल, तो आप ईमेल लिखें यहाँ पे। ठीक है। इसमें एट द रेट मिसिंग है, या तो इस यहाँ पे एट द रेट डाल के आगे कुछ लिख के .com डालें तो मैं सबमिट कर दूंगा, अभी गूगल पे चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने उसका पाथ गूगल का बताया हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली आपकी जो HTML5 के अंदर इनपुट टाइप्स हैं। जैसे यहाँ पे इनपुट टाइप एक फोन नंबर भी है। अगर मैं यहाँ पे ओपन करूँ HTML5 फॉर्म, तो ये आ गए आपके HTML इनपुट टाइप्स। इनपुट टाइप कौन कौन सी है जी? बटन है, चेकबॉक्स है, इनपुट टाइप कलर है, डेट टाइम लोकल है, ईमेल है, फाइल है, हिडन है, इमेज है, मंथ है, नंबर है, पासवर्ड है, रेडियो, रेंज, रीसेट, सर्च, सबमिट। ठीक है, ये सारे इनपुट टाइप्स हैं। सर्च में क्या आता है? अगर मैं सर्च को पिक करके यहाँ पे एंटर करता हूँ, लेट्स सी, क्या कोई मैग्नीफाइंग ग्लास आता है? क्या आता है? आई नेवर यूज्ड इट, फर्स्ट टाइम मैं भी यूज कर रहा हूँ। नहीं, कुछ भी नहीं आया यहाँ पे। ये है जी लास्ट नेम वाली फील्ड। नथिंग हैपेंड। तो यहाँ पे फोन नंबर की एक होगी, या फोन की फील्ड होगी, ये TEL। तो TEL, अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम इनपुट टाइप टेलीफोन करता हूँ तो व्हाट विल बी द इफेक्ट? आई शुड टेल द ब्राउजर अबाउट डॉक टाइप। लेकिन ये जो वैलिडेशन है ये इतनी स्ट्रेंथफुल नहीं है। ये वैलिडेशन जो है इसका, आपके पास जो आपने अगर डाटा को कंट्रोल करना है तो देर आर न्यूमरस डिफरेंट लाइब्रेरीज जिनको यूज करके आप डाटा को कंट्रोल करते हैं। इनपुट टाइप फाइल पे आपके पास इस तरह से फाइल अपलोडर आ जाएगा। तो ये वैलिडेशन इतनी पॉपुलर नहीं है। ठीक है, कुछ जैसे ईमेल की वैलिडेशन हम नॉर्मली यूज कर लेते हैं, और पासवर्ड की वैलिडेशन समटाइम्स यूज कर लेते हैं। दूसरा, वैलिडेशन की डिफरेंट टाइप्स हैं। एक है फॉर्मेट वैलिडेशन, कि आपने जो डाटा रखा है वो बिल्कुल उसका फॉर्मेट एग्जैक्ट मैच करता है या नहीं। एक वैलिडेशन है आपकी
रिक्वायर्ड की, जैसे अगर यहाँ पे लास्ट नेम की फील्ड को मैं रिक्वायर्ड कर देता हूँ, एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड लगा देता हूँ, तो वो फील्ड रिक्वायर्ड हो गई। ठीक है, उसके बगैर फॉर्म सबमिट नहीं होगा। सेव दिस फॉर्म करूंगा, कहेगा प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, और कुछ फिल करूँ ना करूँ इसको लाजमी फिल करना है, फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो वैलिडेशन डिफरेंट टाइप की है। एक है जी रिक्वायर्ड वैलिडेशन है आपकी कि कोई फील्ड रिक्वायर्ड है या नहीं। एक वैलिडेशन आपकी फॉर्मेट की है कि आपका फर्स्ट नेम है या लास्ट नेम है, तो फर्स्ट नेम में 2 वर्ड्स मिनिमम हो और उसमें स्पेस। उसके लिए समटाइम्स आप रेजेक्स यूज करते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशंस, लेकिन वो बहुत पुराना एक तरीका हो गया है। आपको एक लाइब्रेरी में ऐड करवाऊंगा एट सम पॉइंट जावास्क्रिप्ट, जब हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे तब मैं वैलिडेशन के ऊपर आपको एक लेक्चर करवाऊंगा जिसमें हम एक लाइब्रेरी यूज करेंगे, और दैट विल बी वेरी अमेजिंग लेक्चर। आपको मजा आएगा उस लेक्चर का। और उस लाइब्रेरी को यूज करने उसका फायदा ये है कि ये जो आपके पास इनपुट टाइप के जितने भी टैग्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, ये काम कर रहे हैं HTML5 के अंदर। अगर आपको ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाए जहां पे HTML4 या HTML3 है या HTML5 नहीं इम्प्लीमेंटेड, तो वहां पे आपकी सारी वैलिडेशन खराब हो जाएंगी। तो वहां पे आपको कस्टम या तो रेजेक्स एक्सप्रेशन से, रेगुलर एक्सप्रेशन से वो करना पड़ेगा वैलिडेशन, या आपको कोई लाइब्रेरी लगानी पड़ेगी, वरना यूजर का डाटा वैलिडेट नहीं होगा। वैलिडेट हम क्यों करते हैं? अगर मैं यहाँ पे डाटा वैलिडेट ना करूँ, कोई बंदा लास्ट नेम के अंदर आके अपना नंबर लिख के इस फॉर्म को स्टोर कर दे, तो मेरे पास जो डाटा कल को एडमिन में आएगा, या मैं रिपोर्टिंग के लिए डाटा ओपन करता हूँ कि मैंने किसी बंदे का लास्ट नेम चेक करना है, तो आगे मेरे पास रिपोर्टिंग में उसका डाटा आ रहा होगा, फोन नंबर। तो फिर हम उस इंजीनियर को बुरा भला कहते हैं जिसने वो सिस्टम बनाया, कि उसने यूजर को क्यों अलाउ किया है कि वो यहाँ पे अपना नंबर एंटर करे नाम की जगह पे। इसलिए हम लोग वैलिडेशन करते हैं। वैलिडेशन के ऊपर इंशाल्लाह लेक्चर आपका पूरा रखूंगा। राइट नाउ सिर्फ आपको फॉर्म का कंसेप्ट देना चाह रहा था, उसमें स्पेसिफिकली एक्शन के ऊपर। एक्शन इज दैट पाथ जहाँ पे आपका फॉर्म जो है वो अपने डाटा को लेके जाएगा, जो भी उसकी फील्ड में डाटा आ रहा है। ठीक है, इसको रीलोड करता हूँ। सेव दिस फॉर्म, ये रिक्वायर्ड है। अब आप देखेंगे तो google.com पे चला गया। अगर आपने यहाँ पे HTTP पाथ नहीं दिया हुआ, जो भी पाथ दिया है वो इसको रिलेटिव पाथ बनाएगा और आपके करंट पेज के आगे उस पाथ को लगा के ओपन करना शुरू कर देगा। जैसे रिफ्रेश करते हैं, सेव करते हैं, तो यहाँ पे देखें स्लैश के बाद google.com पे वो जा रहा है और उसको वो पाथ नहीं मिला। ठीक, अगर आप यहाँ पे किसी फाइल का पाथ दे दें, जैसे मैं आगे फाइल का पाथ दे देता हूँ, login.php पे जाना है, ऐसे कहता हूँ login.php पे जाओ। ठीक है, और इस पेज को मैं रीलोड करता हूँ। अब मेरा ये पेज login.php के ऊपर आ गया। ठीक है, login.php पे आगे कोड होगा कि उस फॉर्म के डाटा के साथ क्या करना है। अब फॉर्म का डाटा किस तरह से आगे पास होता है, अगर मैं इसको एम्प्टी रहने दूंगा तो याद रखिएगा ये फॉर्म सेम पेज पे डाटा थ्रो करेगा, यानी कि ये सिर्फ रिफ्रेश होगा या रीलोड हो जाएगा, सेम ही पेज ओपन हो जाएगा। सेव दिस फॉर्म करता हूँ तो यही पेज लोड हो जाएगा। तो नॉर्मली आप अक्सर PHP के जब कोड देखेंगे डिफरेंट बने हुए अपनी वेबसाइट्स देखेंगे क्लाइंट्स की, तो उसके अंदर आपको फॉर्म का एक्शन एम्प्टी मिलेगा, और उन्होंने क्या किया होगा, ऊपर यहाँ पे PHP का कोड लिखा होगा जो उस फॉर्म के डाटा को हैंडल करता है। अब जो फॉर्म का डाटा है वो किस तरह से पास होता है किसी भी एक्शन को, हमारे पास उसके लिए होता है मेथड का एट्रीब्यूट। मेथड के एट्रीब्यूट के अंदर हमारे पास 2 मेथड होते हैं, या गेट या पोस्ट। अगर हम गेट लगाते हैं तो क्या होता है, अगर हम गेट लगाते हैं और अपने फॉर्म के अंदर हम कुछ भी डाटा रखते हैं, यहाँ पे वट एवर द CNIC नंबर इज, कॉन्टेक्ट नंबर, ये रखा हमने, जैसे ही फॉर्म सेव किया तो फॉर्म जिस भी पाथ के ऊपर जाएगा उस पाथ के ऊपर जो डाटा होगा वो हमारा एक्सपोज हो जाएगा। एक्सपोज कैसे होगा, अगर यहाँ पे मेरे पास हेडर्स आ रहे हैं, ठीक है, और let me, अच्छा, हमारे पास अगर गेट होगा तो फॉर्म का जो भी डाटा होगा वो एक्सपोज हो जाएगा, और अगर पोस्ट होगा तो डाटा एक्सपोज नहीं होगा। लेकिन डाटा सबसे पहली बात है कि आपको मिलेगा तब जब आपके इनपुट की जो फील्ड है उसका नेम एट्रीब्यूट डिफाइन होगा। अगर आपके इनपुट की फील्ड का नेम एट्रीब्यूट नहीं डिफाइन होगा तो आपको डाटा नहीं मिलेगा। जैसे अभी मैंने यहाँ पे पेज को लोड किया था तो मुझे गेट में डाटा नहीं मिला, मेरे URL में भी कोई डाटा नहीं आया, मुझे कोई डाटा नहीं मिला। अगर मैं यहाँ पे नेम में रखता हूँ दिस इज फर्स्ट नेम, ठीक है, और अब मैं इस पेज को कोशिश करते हैं किसी पेज पे लोड करवाएं, एक्शन कोई ना रखें,
यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं। तो ये यूआरएल देखें आपके पास आ गया, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, आगे जो भी फर्स्ट नेम की वैल्यू होगी, ठीक है। सो यहाँ पे फाइल थी, फाइल की वजह से हम लोग वैल्यू नहीं लिख पा रहे, तो मैं इसको टेक्स्ट कर देता हूँ, दोबारा इस पेज को लोड करता हूँ, ठीक है। अब फर्स्ट नेम मैं लिखता हूँ अली, इस फॉर्म को सेव करता हूँ, ठीक है। इस फॉर्म को सेव करता हूँ, तो अब यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट नेम इज इक्वल टू अली, और लास्ट नेम की जो भी वैल्यू होगी वो तब जाएगी। अब लास्ट नेम की वैल्यू नहीं मिल रही, फर्स्ट नेम की मिल रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनपुट के अंदर नेम का एट्रीब्यूट है और यहाँ पे नेम का एट्रीब्यूट नहीं है। तो याद रखिएगा, HTML फॉर्म का डाटा आपको कोड में तब मिलेगा जब आपके इनपुट में नेम का एट्रीब्यूट होगा। दैट डजेंट मैटर कि यहाँ पे मेथड गेट है या पोस्ट है, लेकिन PHP को डाटा तब मिलेगा जब अपने फॉर्म में नेम का एट्रीब्यूट रखा होगा। तो आपके फॉर्म की हर फील्ड के अंदर नेम का एट्रीब्यूट होना लाजमी है, ताकि आप PHP में उस फॉर्म के फील्ड का डाटा एक्सेस कर सकें, ठीक है। अली अजहर, सेव करता हूँ। अब मेरे पास अली का डाटा भी आ रहा है और अजहर का डाटा भी आ रहा है। तो अगर आप देखें तो फॉर्म का ये जो गेट मेथड है, इसकी वजह से हमारा डाटा एक्सपोज हो रहा है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे आप देखेंगे ये यूआरएल आ रहा है हमारे पास, नेटवर्क के अंदर जितनी भी रिक्वेस्टें होती हैं सबमिशन की, पेज लोड की, एजेक्स की, वो सारी यहाँ पे आती हैं। ऑल में आपके पास सब लिस्टेड हो जाती हैं, XHR में आपके पास एजेक्स की रिक्वेस्ट आती है, ठीक है। तो ऑल में मैंने पास यहाँ पे ऑल के अंदर जब मैंने पेज को सबमिट किया, सबमिट करने के बाद यहाँ पे देखें तो क्यूरी स्ट्रिंग के अंदर मेरे पास ये दो चीजें आ रही हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका डाटा यूआरएल में क्वेश्चन मार्क के बाद आता है और इसका ये पैटर्न हो, क्वेश्चन मार्क कोई भी लेबल इज इक्वल टू वैल्यू, उसको हम बोलते हैं दिस इज आवर क्यूरी स्ट्रिंग, ठीक है। तो क्यूरी स्ट्रिंग हमारी यहाँ पे आ रही है, फर्स्ट नेम में अली आ रहा है और लास्ट नेम में अजहर आ रहा है। सो यहाँ पे जितना डाटा आप जितने आपके नेम एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे, वो सारा डाटा आपके फॉर्म का आपके कोड में पास होगा। और अगर मेथड गेट है तो वो यूआरएल में आएगा, अगर मेथड गेट नहीं है तो क्या होगा, अब इस पे बात करते हैं। तो आपका डाटा एक्सपोज नहीं होगा। नॉर्मली जब हम लॉगिन फॉर्म बनाते हैं वहां पे मेथड पोस्ट रखते हैं ताकि डाटा यूआरएल में एक्सपोज ना हो और नेटवर्क पैकेट्स में डाटा ना जाए इस तरह से कि वो यूआरएल विजिबल हो। और हमारे कस्टमर्स, क्योंकि अब अगर मैं ये सिस्टम गेट से बना के दे देता हूँ तो मेरे कस्टमर्स को ये यूआरएल पूरा शो हो रहा है, उसको पता है कि अगर मैं इस यूआरएल के ऊपर वो अपनी वैल्यू थ्रो करेगा तो उसका डाटा जो है वो स्टोर हो जाएगा। कैसे, वो उस पर मैं आपके साथ फिर बात करूंगा। राइट नाउ मैं यहाँ पे अली और यहाँ पे अजहर लिखता हूँ और सेव दिस फॉर्म करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे अब यूआरएल के अंदर डाटा नहीं आ रहा, लेकिन इसी रिक्वेस्ट को अगर मैंने ओपन किया है तो लास्ट में आपके पास यहाँ लिखा आ रहा है फॉर्म डाटा, और यहाँ पे फर्स्ट नेम अली और लास्ट नेम अजहर आ रहा है, लेकिन यूआरएल में आपका डाटा एक्सपोज नहीं हो रहा, ना रिक्वेस्ट में एक्सपोज हो रहा है यहाँ पे, ना यूआरएल में एक्सपोज हो रहा है। आपके पास यहाँ पे फॉर्म डाटा फिर भी अवेलेबल है, ठीक हो गया। पहले जो आ रहा था क्वेश्चन मार्क, दैट वाज यहाँ पे लिखा हुआ था क्यूरी स्ट्रिंग, ठीक है। अब लिखा हुआ है फॉर्म डाटा, ठीक। तो क्यूरी स्ट्रिंग ऐसा कंसेप्ट है जो कि हम बड़ी जगह पे यूज करते हैं अपने कोड के अंदर कंडीशनिंग को अचीव करने के लिए। हम जब इस प्रोजेक्ट पे मजीद आगे जाएंगे तो हमें इस चीज की समझ आती जाएगी कि क्यूरी स्ट्रिंग हमें कहाँ कहाँ हेल्प आउट करती है। यहाँ तक अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी हसन, आयशा, तारिक, ऑल अदर्स, किसी का कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी। आई डोंट नो इफ आई एम डूइंग राइट और रॉन्ग बीइंग सो मच डिटेल्ड इन एवरीथिंग, क्योंकि ये सारी चीजें बताने में मेरी अपनी एफर्ट बहुत ज्यादा लगती है और बहुत ज्यादा दिमाग इस्तेमाल होता है। तो मुझे नहीं पता कि आप लोग इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं या इससे बोर हो रहे हैं।
तो अगर आपके इंटरेस्ट में कोई चीज़ है, इससे रिलेटेड कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछेंगे तो आई विल गेट टू नो कि क्या फीडबैक है और किस तरह से आपको समझ आ रही है। बिकॉज मैं जब नंबर ऑफ करेक्ट ऑनलाइन यूजर्स देखता हूँ तो वो अचानक 18 22 25 होते हैं, एकदम ड्रॉप होकर 15 हो जाते हैं, फिर इंक्रीज करके 25 पे 22 पे चले जाते हैं, फिर ड्रॉप होकर 19 हो जाते हैं। तो समझ नहीं आ रही होती कि लोगों को शायद इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो रहा, इंटरनेट कनेक्शन का इशू है, टाइम का इशू है, क्या मसला है। लेकिन जो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आई थिंक दीज आर इम्पोर्टेंट, इसलिए मैं इतना डिटेल ओरिएंटेड चल रहा हूँ। तो यहाँ तक सबको क्वेश्चन क्लियर है, तो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स नेक्स्ट थिंग। वापस आते हैं अपने लॉगिन के पेज पे। यहाँ पे आके इनपुट का ये जो नेम था, यहाँ से मुझे उस चीज़ पे जाना पड़ा ताकि आप लोगों को नेम का कॉन्सेप्ट जो है वो समझा सकूं। तो इनपुट पे नेम यहाँ पे आ गया, नेम में आपने पासवर्ड दे दिया। इस फॉर्म का जो एक्शन है दैट गोज टू इंडेक्स टू डॉट एच टी एम एल, हमें एक्शन एम्प्टी चाहिए और मेथड पोस्ट चाहिए। ठीक है, मेथड पोस्ट मैंने आपको बता दिया। अब मेथड पोस्ट बेसिकली चीज क्या है? जब भी आप फॉर्म का गेट करते हैं या पोस्ट करते हैं, बेसिकली पीएचपी के अंदर ये दो अरेज हैं जो कि ऑलरेडी बिल्ट इन अवेलेबल होती हैं। ठीक है, और अगर आपने डाटा गेट से सबमिट करवाया है, मैं यहाँ पे इको करवाता हूँ अपनी गेट की अरे को, जो कि पहले से बनी होती है। ठीक है, डॉलर अंडरस्कोर गेट की अरे बनी होगी, आप इसको प्रिंट करवाएंगे। रिमेंबर क्या करना है, आपने इस पे प्रैक्टिस करनी है। आप जब इस सिस्टम को बनाएंगे, कोड मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप इसको देख के एक दफा आपने लेक्चर देखा, साथ साथ आप इसको बना रहे हैं, तो 1 और 2 टाइम में ये काम करने में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ी सी ब्रेक चाहिए, अगर आप लोग चाह रहे हैं कि नेक्स्ट 1 2 लेक्चर्स में हम आगे ना जाएं और पिछला काम कवर कर लें, तो यू कैन टेल मी, ताकि मैं 1 2 दिन आपको सपोर्ट प्रोवाइड करूँ और आप इस कार पार्किंग सिस्टम को खुद बना के कंप्लीट कर लें। मैं नहीं चाहता कि आप लोग, मैं आगे चलता जाऊं और आप चीजें छोड़ते जाएं पीछे से। तो मेरे साथ अगर कम्युनिकेट करेंगे, मुझे फीडबैक देंगे, तो मैं वो चीज़ इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। अदरवाइज मेरे लिए तो डेली बेसिस पर लेक्चर है, मैं रोज नया कंसेप्ट शेयर करता हूँ आपके साथ, यूज के शेयर करता हूँ। एंड आई थिंक सो कि आप उसको समझ रहे हैं। अच्छा, मैंने ये फॉर्म जो है अब उसका मेथड गेट कर दिया और डाटा सबमिट किया और सेव दिस फॉर्म किया। जैसे सेव किया तो गेट के अंदर मेरे पास, मैंने आपको बोला है कि डाटा समटाइम्स आ रहा होता है, जिससे मेरा डाटा यहाँ पे शो होगा। ठीक, और मुझे जरा एक दफा यहाँ पे फील्ड नेम कंप्लीट करने दें, एनआईसी, और ठीक, पेज को मैं लोड कर रहा हूँ दोबारा, और इस डाटा को दोबारा सबमिट करेंगे। तो अब देखेंगे गेट की जो आपकी फील्ड है उसमें सारा डाटा आ गया, क्योंकि आपके फॉर्म का मेथड गेट था। तो गेट की आपके पास बिल्ट इन अरे होती है, उसमें आपके पास सारे का सारा डाटा आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, अगर मेरे फॉर्म का मेथड पोस्ट है और मेरा एक्शन एम्प्टी है, तो सेम पेज पे पोस्ट जो है वो पॉपुलेट हो जाएगा। अब मैं गेट भी प्रिंट करवा रहा हूँ और इको यहाँ पे लिखने लगा प्रिंटिंग पोस्ट, और इसके नीचे पोस्ट भी प्रिंट करवाने लगा, तो भी डॉलर अंडरस्कोर कैपिटल POST पोस्ट होगा। ये दो आपके पास पहले से वेरिएबल्स होते हैं, तो इनमें जब भी डाटा आप मेथड से सबमिट करवाते हैं तो ये पॉपुलेट हो जाते हैं, अदरवाइज ये एम्प्टी रहते हैं। तो अब अगर हम पोस्ट से डाटा सबमिट करवाएंगे, ये देखें यूआरएल में डाटा है, तो जितनी देर तक यूआरएल में डाटा है आपकी गेट की अरे एम्प्टी नहीं होने लगी। जैसे यूआरएल का डाटा एम्प्टी होगा, ये चीज़ खत्म हो जाएगी, आपकी गेट की अरे एम्प्टी हो जाएगी। फिर अगर यूआरएल में डाटा आ जाए, ठीक है, तो फिर से आपके यहाँ पे गेट में डाटा आना शुरू हो जाएगा। ये कंसेप्ट है क्वेरी स्ट्रिंग का। फिलहाल इग्नोर कर रहे हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम CNIC कॉन्टैक्ट नंबर, सेव किया इस फॉर्म को। अब आपके पास पोस्ट में डाटा आ गया, क्योंकि अब आपने मेथड पोस्ट किया हुआ है, तो प्रिंटिंग पोस्ट अरे, तो पोस्ट के एरिया में डाटा आ गया। तो इसी तरह से आपने करना है, जब लॉगिन फॉर्म बनाएंगे, आप लॉगिन पे सबमिट करेंगे, आपको यूजर नेम पासवर्ड मिलेगा, वो यूजर नेम पासवर्ड आप लेके जाएंगे डीबी में, वहां से कंपेयर करेंगे। अगर दोनों चीजें इक्वल हैं तो आप यूजर को लॉगिन करवा के डैशबोर्ड पे ले जाएंगे। अगर दोनों चीजें इक्वल नहीं है तो आप यूजर को मैसेज शो करवा देंगे, यूजर नेम पासवर्ड डज नॉट हैव एक्सेस ऑन दिस वेबसाइट। ठीक, तो वापस जाते हैं अपने इसके अंदर, कोड के अंदर। यहाँ पे एक्शन एम्प्टी है, मेथड पोस्ट है। तो एक्शन अगर एम्प्टी है तो इट मीन्स के वापस यहीं पे यूजर आएगा
और अगर मेथड पोस्ट है तो आपके पास पोस्ट की अरे एम्प्टी नहीं होगी। थर्ड काम हम क्या करते हैं, सिस्टम के अंदर समटाइम मल्टीपल जगह पे आपके मतलब फॉर्म सबमिट हो रहे हैं, तो कोई और फॉर्म सबमिट होता है, जरूरी नहीं है कि ये वाला फॉर्म सबमिट हो, और किसी और के फॉर्म का भी मेथड पोस्ट हो सकता है, एक्शन एम्प्टी हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने फॉर्म का जो बटन है, उस बटन का भी आप नेम रख देते हैं, ठीक है, लॉग इन BTN, ठीक है। और एक दफा यहाँ पे पोस्ट को हम लोग प्रिंट करवाते हैं, इको इको प्री प्रिंट $_ पोस्ट, ठीक है। और अब इस पेज को हम लोग लोड करके चलाएंगे कार पार्किंग सिस्टम में login.php। सॉरी, दिस इज बिन प्रिंटिंग। यहाँ पे मैं कंडीशन लगा रहा हूँ, इफ तभी प्रिंट कराए जब पोस्ट एम्प्टी ना हो, तो इफ नॉट एम्प्टी $_ पोस्ट, ठीक है, तब प्रिंट करवाए जब उसमें डाटा हो, अदरवाइज प्रिंट ना करवाए, क्योंकि ये प्री की वजह से सारा फॉर्मेट आपके HTML का खराब हो जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा abc@email.com, पासवर्ड मैंने TYUI12367 साइन इन किया, तो ये डाटा आपके पास आ गया। ईमेल में ये आ गया, पासवर्ड में आ गया, लॉगिन बटन आपका इस टाइम एम्प्टी आ रहा है। तो लॉगिन बटन की वैल्यू हमारे पास, क्योंकि लॉगिन बटन को नेम दिया हुआ है, इनपुट का जो कंट्रोल है, इसके अलावा HTML5 में बटन का भी कंट्रोल है, जैसे आप बटन बना सकते हैं फॉर्म का और उसकी टाइप सबमिट रख देंगे, तो वो फॉर्म को सबमिट करने में हेल्प आउट करेगा। अगर इसकी टाइप सबमिट ना हो तो ये इस फॉर्म को सबमिट नहीं करेगा। ये भी कंसेप्ट समझ लीजिएगा कि यहाँ पे अगर अब मैं इसको सबमिट करता हूँ तो ये फॉर्म को सबमिट नहीं करेगा, अनलेस के इसकी टाइप मैं यहाँ पे सबमिट दे दूँ, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे हमारे पास नेम के साथ वैल्यू भी आनी चाहिए। तो इस बटन की वैल्यू जो है मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, व्हाट विल आई यूज, लॉगिन, ठीक है, कि ये जो बटन है ये लॉगिन बटन है, तो नेम का कंट्रोल BTN रख लेता है। अगर BTN में लॉगिन आ रहा हो तो क्या काम करना है, ये हमारी कंडीशन हो जाएगी, abc@email.com, पासवर्ड TYUI12365 whatever, सबमिट किया तो BTN में लॉगिन आ गया, ABC और पासवर्ड। तो अब बजाय इसके कि मैं यहाँ पे पोस्ट के ऊपर कंडीशन लगाऊं, मैं पोस्ट के BTN पे कंडीशन लगा देता हूँ। अगर पोस्ट में डाटा, हो सकता है पोस्ट में किसी और फॉर्म का भी डाटा आ रहा हो, किसी और प्लगइन ने, किसी और चीज ने पोस्ट को जो है वो उसकी स्टेट को मैनेज किया हो, और एट ए टाइम उसने डाटा हर दफा पोस्ट में रखवाया, कोई डाटा इस तरह का हो जो हर दफा उसको पोस्ट में चाहिए। तो क्योंकि ये करे, ये कंटेनर है, खाली कंटेनर है, इसमें आप डाटा जितनी देर मर्जी रखवा के रखें, आपकी मर्जी है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, अगर पोस्ट का BTN एम्प्टी नहीं है, एंड दूसरा काम क्या, एंड आप PHP में ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, एंड पोस्ट का जो BTN है वो उसकी वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल किसके, लॉगिन के। यानी हमेशा लॉगिन, आपको ये चेक करना है कि फॉर्म सबमिट हुआ है और उसमें जो बटन था वो लॉगिन फॉर्म का बटन था, तो काम करना है। तो क्या काम करना है, इस पोस्ट को प्रिंट करवाओ। इसको रिपीट करते हैं तो दोबारा इसको ये प्रिंट करवा देगा। अब हमें क्या करना है, आगे से अपना कोड करना है किसका, डेटाबेस का। वहां से यूजर के टेबल में हम लोगों ने सर्च करके लाना है इस यूजर नेम का पासवर्ड, एडमिन का पासवर्ड फैच करके लाना है, और ये वाला पासवर्ड जो एंटर किया है, इस पासवर्ड को और एडमिन के पासवर्ड को हमने क्या करना है, आपस में कंपेयर करना है, ठीक है। कंपेयर करेंगे, अगर तो पासवर्ड इक्वल आ जाएंगे तो हम इस यूजर को रीडायरेक्ट करवा देंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर, और इसका डाटा सेशन में रखवा देंगे, ठीक है। सेशन आपका एक वेरिएबल होता है जिसमें आपका डाटा फॉर 15 to 20 मिनट स्टोर रहता है। जब भी आप किसी वेबसाइट में साइन इन होते हैं तो 15 से 20 मिनट के लिए आप अगर उस पर काम नहीं करते, 20 मिनट के बाद आके आप उस वेबसाइट पे दोबारा आके कुछ चीज करते हैं बीइंग लॉगिन, तो वो आपको क्या कहता है कि आपका सेशन एक्सपायर हो गया, लॉगिन करें दोबारा। लेकिन फिर विद इन 15 मिनट्स आप अगर दोबारा 7 मिनट बाद, 8 मिनट बाद माउस को टच करते हैं और दोबारा से कोई काम करते हैं तो आपको करने देगा, बिकॉज आपका सेशन मेंटेन होता है। तो सेशन इसलिए मेंटेन होता है कि यूजर जब भी लॉगिन होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो वेबसाइट के ऊपर शेयर हो जाती है, उसकी पिक्चर, उसका यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह सेशन में स्टोर हो जाता है, और जितनी देर तक यूजर वेबसाइट के ऊपर लॉग इन रहता है उतनी देर के लिए उसका सेशन जो है वो काम करता रहता है।
तो सेशन की भी एक्सपायरी होती है। तो अगला कंसेप्ट ये होगा कि हम इस डाटा को उठा के रख देंगे सेशन में, और सेशन से हम लोग डाटा लोड करवाएंगे और हम लोग डैशबोर्ड पे आएंगे जहाँ पे बुकिंग सिस्टम की टिकट सारी होंगी कि कितनी कार जो है वो पार्क हो चुकी हैं। और ऊपर यूजर का डाटा आ रहा होगा, जो यूजर इस टाइम लॉगिन है उसका उसका उसकी पिक्चर आ रही होगी, उसका लेट्स सपोज यूजर नेम आ रहा होगा, और उसका अकाउंट की सेटिंग्स को अपडेट करने का कोई ना कोई लिंक होगा। तो नेक्स्ट हमने ये काम इम्प्लीमेंट करना है। ठीक। सो उससे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है कि हम यहाँ पे डाटा को पिक करते हैं। यूजर नेम हमारा क्या है, $_पोस्ट। पोस्ट के अंदर हमारे पास कंट्रोल है, कंट्रोल का नाम क्या है जी, ईमेल। ठीक है। इसमें हमारा आ रहा है यूजर नेम, बिकॉज ये एक अरे है। अरे के अंदर अगर आप देखेंगे, अरे के इस ईमेल इंडेक्स में हमारी ईमेल आ रही है। ठीक। तो हमें करना क्या है, डॉलर पासवर्ड भी पिक करना है यहाँ पे, $_पोस्ट, और यहाँ पे पासवर्ड। ठीक। सो करना क्या है कि यहाँ पे आपको कनेक्शन चाहिए। कनेक्शन के लिए आपको पता है आपके पास कॉन्फ़िग की फाइल है। सो यहाँ पे आप कॉन्फ़िग की फाइल इंक्लूड करवा लें। कॉन्फ़िग से आपको कनेक्शन मिल जाएगा। ठीक। और कनेक्शन के बाद आपको चाहिए क्यूरी, तो आप अपनी एसक्यूएल की क्यूरी यहाँ पे लिखेंगे। आपकी क्यूरी क्या होगी, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल यूजर्स वेयर। अब आपको कंडीशन लगानी जहां यूजर नेम ये हो, वेयर ईमेल का जो कॉलम है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। यहाँ पे अब ये स्ट्रिंग है क्योंकि ये पीएचपी में डबल कोट्स में आ रही है, तो आप कंकैटिनेट करवाएंगे डॉट से और आगे अपने वेरिएबल का नाम दे देंगे, जहाँ पासवर्ड हमारा ये यूजर नेम के बराबर हो। अब अगर मैं एसक्यूएल को प्रिंट करूंगा तो मेरे पास एसक्यूएल की क्यूरी जो वहां पे जाके चलनी है वो शो हो जाएगी। रीलोड करता है तो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल यूजर्स वेयर ईमेल इज इक्वल टू एबीसी एट ईमेल। ये क्यूरी जब चलेगी एसक्यूएल के अंदर, कहाँ पे, पीएचपी में एडमिन में, तो आपको किसका डाटा मिल जाएगा, उस यूजर का जिसका ईमेल ये है। उसके अंदर पासवर्ड भी आ रहा होगा, तो फिर हम पासवर्ड को पासवर्ड के साथ कंपेयर करेंगे। अगर पासवर्ड सेम होगा तो यूजर को रीडायरेक्ट करवा के डैशबोर्ड के ऊपर ले जाएंगे। ठीक है। उसके लिए उससे पहले हमारे पास होना चाहिए टेबल जिसमें से हमने डाटा लेना है। तो यहाँ पे एक टेबल हम अपना बना लें। नॉर्मली जब आप इस तरह के सिस्टम बनाते हैं तो उनके साथ एक इंस्टॉलर भी बनाते हैं। जिस तरह वर्डप्रेस का जब आप इंस्टॉल करते हैं तो पूरा इंस्टॉलर होता है 5 स्टेप का, जिसमें आप एडमिन का अकाउंट पहले बनाते हैं वर्डप्रेस को यूज करने के लिए, उसके बाद आप उसी एडमिन के अकाउंट से लॉग इन करते हैं। यहाँ पे हमने कोई इंस्टॉलर नहीं बनाया हुआ। ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे एक रो खुद से ही, क्योंकि जो काम इंस्टॉलर ने करना है वो हमें 4 दिन लगेंगे करने में। करना क्या है, सिर्फ एक एडमिन यूजर क्रिएट करना है इंस्टॉलर में। फर्स्ट टाइम जब भी कार पार्किंग सिस्टम इंस्टॉल हो तो एक एडमिन यूजर बन जाए, वो हम यहाँ पे खुद बना देते हैं। पहले एक टेबल बनाते हैं। ठीक है। उसका कॉलम होगा आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड। 4 कॉलम ये हो गए। दैट्स रॉन्ग, दैट्स रॉन्ग, क्योंकि हमें इनकी डाटा टाइप चेंज करनी थी। तो दोबारा इसको ओपन करें, टीबीएल यूजर्स, नंबर ऑफ कॉलम हमें चाहिए 5। ठीक है। और आईडी इंट 11, नेम सब छोटे रहने दें कॉलम के नेम जो है, और 255, ईमेल वार्चर 255, पासवर्ड वार्चर 255, स्टेटस कौन सा यूजर इस टाइम एक्टिव है कौन सा नॉट एक्टिवेटेड है, तो दैट कैन बी वार्चर 10 और दैट कैन बी बुलियन। राइट नाउ मैं इसको वार्चर ही रख रहा हूँ, 10 वैल्यू इसमें आ जाएगी। और इसमें से ये वाला जो है वो ऑटो इंक्रीमेंट है, उसको ऑटोमेटिकली प्राइमरी की लगा देंगे, नल नहीं हो सकता। और बाकी इसमें से क्या नल हो सकता है, स्टेटस नल हो सकता है, बाकी कुछ नल नहीं हो सकता। ठीक। इंडेक्स नहीं, इंडेक्स नहीं, इंडेक्स नहीं, इंडेक्स नहीं, दिस कैन बी नल। सेव किया, टेबल क्रिएट हो गया। इस टेबल में एक रो इंसर्ट करना है।
PBL यूजर्स के अंदर रो इंसर्ट करना है। पहले यूजर का नेम एडमिन होगा, इसका ईमेल होगा admin@cps.com, carparkingsystem.com, लेट्स सपोज marina1m1cps.com। ठीक है, ये हमने यूजर नेम बना दिया। पासवर्ड हम यहाँ पे कोई भी रखवा सकते हैं। पासवर्ड रखवाने लगा हूँ टेस्ट पासवर्ड, ठीक, 009, ये पासवर्ड रख दिया। स्टेटस 1 रख दिया, इसको गो कर दिया, तो ये मेरी एक जो है रो इस टेबल में एंटर हो गई। अब मुझे इस रो के अगेंस्ट एंट्री को चेक करना है, तो यहाँ से एसक्यूएल आ गई। आपको पता है एसक्यूएल को कम्युनिकेट, अभी आपने सिर्फ ये स्ट्रिंग बनाई है, ये स्ट्रिंग जो है, ये इसका जो रिकॉर्ड है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये कॉपी किया मैंने और मैं यहाँ पे आया और सर्च किया, यानी एसक्यूएल को यहाँ पे मैं ला के उसी एसक्यूएल को चलाता हूँ। यहाँ पे सिर्फ मुझे एडमिन की ईमेल देनी है, admin@cp marina1mr1cps.com, और ये क्योंकि स्ट्रिंग है तो डबल कोट्स आएंगे। गो करते हैं तो मुझे उसका डाटा मिल जाएगा, ठीक है, जहाँ पे ये ईमेल आ रही है। सो डाटा के लिए यूजर नेम करेक्ट होना चाहिए, तो M1CPS रिटर्न लाइन करते हैं। ये क्यूरी जब यहाँ पे चलेगी तो क्या रिकॉर्ड देगी, इसी यूजर का सारा रिकॉर्ड दे देगी। वहां से हमें पासवर्ड मिलेगा, हम पासवर्ड को कंपेयर कर लेंगे। लेकिन PHP तक ये क्यूरी जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन। कनेक्शन का क्वेश्चन, वो आपका फंक्शन है क्यूरी, उसके अंदर आपको पास करनी पड़ेगी एसक्यूएल। एसक्यूएल पास करेंगे, आपके पास आएगा रिजल्ट, ठीक है। हमने ये काम कल व्हीकल्स में किया, वहीं से कॉपी कर लेते हैं। ये रिजल्ट यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट जो क्यूरी का रिस्पॉन्स आएगा उसको डायरेक्ट आपने रिजल्ट में रख दिया, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट में रख देता हूँ, ठीक। और उसके बाद रिजल्ट में आपके पास डाटा है, अगर तो रिजल्ट में वैल्यू आ गई है, इफ रिजल्ट का जो नंबर ऑफ रोज है, काफी सारे लोगों ने ये काम पहले किया होगा, अगर दैट इज ग्रेटर देन 0, तो आप क्या करें, आप यूजर इज इक्वल टू जो भी यूजर का रिकॉर्ड आया उसको रिजल्ट में से सॉल्व कर लें, ठीक है। इससे आपको एक रो मिल जाएगी। अब इस रो को अगर हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे इको लगाएं और प्रिंट करवाएं। पहले यूजर का वेरिएबल एम्प्टी है, यहाँ पे अगर ये पॉपुलेट हो जाएगा तो अपडेट हो जाएगा। और यहाँ पे आप एग्जिट लगा दें, और एग्जिट ना लगाएं बल्कि आप इसको ऐसे ही चलाएं। लॉगिन सिस्टम में है, अब हमारे पास किस ईमेल के अगेंस्ट रिकॉर्ड आएगा, ईमेल ये होनी चाहिए। पासवर्ड चाहे आप गलत भी दे दें, ईमेल पासवर्ड आप जो मर्जी दे रहे हैं, साइन इन करते हैं। तो साइन इन करने के बाद आपको जो है यूज़र का रिकॉर्ड मिलना चाहिए। यूज़र का रिकॉर्ड आपके पास अगर तो आ गया तो इट शुड बी देयर। और सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि रिकॉर्ड नहीं है, तो एल्स में एक प्रिंट करवा लेते हैं, इको नो रिकॉर्ड फाउंड, ठीक है। इसको रीलोड करते हैं तो नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। क्यों नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, इस क्यूरी को ज़रा प्रिंट करवाते हैं तो भी रिजल्ट आया है। रिजल्ट इज एम्प्टी। कनेक्शन में कनेक्शन क्रिएट हो रहा है, कनेक्शन जो है वो क्रिएट हो रहा है। यू हैव एन एरर इन योर एसक्यूएल सिंटैक्स, चेक द मैनुअल दैट corresponds near @moncps.com। ओके, यस देयर इज एन एरर। एरर क्या आ रहा है कि ये डबल स्ट्रिंग जो जो हमने वैल्यू देनी है यहाँ पे, इसके अंदर डबल स्ट्रिंग आनी चाहिए, ठीक है। तो आप सिंगल कोट्स के अंदर डबल स्ट्रिंग लगा के इसको कंकैटिनेट करेंगे। यानी कि आपने सिंगल कोट से स्ट्रिंग शुरू की, ठीक है, और उसके आगे आपने क्या किया,
डॉट लगाया, फिर सिंगल कोट्स के साथ उसके अंदर आपने डबल कोट्स लगाया, क्योंकि एसक्यूएल को ये क्यूरी डबल कोट्स में चाहिए। और उसके आगे आपने वेरिएबल लगाया और उसके आगे पीछे फिर डबल कोट्स लगा दिए। करने से होगा कि आपकी एसक्यूएल की जो क्यूरी है वो किस तरह से प्रिंट होगी, वो आपको दिखा देता हूँ मैं। इस तरह से डबल कोट्स लगे होंगे, डबल कोट्स लगे होंगे तो ये क्यूरी ठीक तरह से यहाँ पर रन होगी। डबल कोट्स के बगैर ये रन नहीं होगी, इट विल थ्रो एन एरर। यानी कि हमारे पास जो पहले हो रहा था, क्या हो रहा था, आपको सिर्फ डॉट के साथ वेरिएबल लगा हुआ था, जिसकी वजह से क्यूरी जो थी हमारी विदाउट डबल कोट्स आ रही थी, जिसकी वजह से हमें एरर मिल रहा था यहाँ पे, ये एरर आ रहा था ईमेल पे। ठीक, तो क्यूरी भी प्रिंट करवा लेते हैं और रिजल्ट भी प्रिंट करवा लेते हैं। अच्छा जी, ये क्यूरी आ गई। अब हमारे पास डाटा जो है प्रॉपर आ गया। अब हमारे पास यूजर में डाटा आ रहा है। ठीक है, अब इस यूजर में डाटा आ रहा है, इस यूजर के अंदर आपके पास पासवर्ड का इंडेक्स है जहां पर डेटाबेस से पासवर्ड आ रहा है, और दूसरा फॉर्म का जो पासवर्ड है वो पोस्ट में आ रहा होगा। तो फॉर्म का पासवर्ड पोस्ट में पड़ा हुआ है और यूजर का पासवर्ड यूजर के ऑब्जेक्ट में या अरे में पड़ा हुआ है। तो अब करना क्या है, इफ डॉलर यूजर के अंदर जो पासवर्ड आ रहा है, जो डेटाबेस से आ रहा है, वो अगर एग्जैक्टली इक्वल है किसके, जो हमारा डॉलर पासवर्ड है जो हमने पोस्ट से लिया है, जो डाटा यूजर ने एंटर किया और जो डाटा डेटाबेस से आ रहा है, अगर वो दोनों बराबर हैं तो इको करा दो डाटा मैच और एग्जिट लगा दो। ठीक है, रीलोड करते हैं तो डाटा मैच नहीं आएगा जब तक हम पासवर्ड सेम ना दें। तो एडमिन एट द रेट, बल्कि यहाँ से डाटा लेते हैं, ये यूजर नेम, यूजर नेम कॉपी किया, इस फील्ड में एंटर कर दिया। इसको मैं इजी करने लगा हूँ, दिस इज वेरी लेंथी। सीपीएस कर लेते हैं, एडमिन एट सीपीएस, और पासवर्ड भी मैं यहीं से कॉपी कर रहा हूँ, टेस्ट पासवर्ड 009। साइन इन करते हैं। अब डाटा मैच कर गया। अब डाटा जहाँ पे आपका मैच कर गया, यहाँ से आप यूजर को रीडायरेक्ट करवा के ले जाएंगे दूसरी साइट के ऊपर। उसके लिए आप यूज करते हैं हेडर्स। पीएचपी में रीडायरेक्ट करवाने के लिए हाउ टू री, क्योंकि एचटीएमएल में तो आप लोग लिंक यूज कर लेते हैं, पीएचपी में रीडायरेक्ट कैसे करवाते हैं पेज पे, तो आप उसके लिए हेडर्स का वो होता है फंक्शन, उसको यूज करते हैं और अपने पेज को रीडायरेक्ट करवा लेते हैं। ठीक है, हेडर के अंदर आप लोकेशन में जाते हैं, आगे एग्जिट लगा देते हैं। ये मुझे पता चला था आफ्टर 7 months ऑफ डूइंग जॉब इन माय फर्स्ट कंपनी, बिकॉज एक यूज केस ऐसा आया था कि जहाँ पे आपको यूजर का पासवर्ड चेंज करवाने के बाद उसको पीएचपी से रीडायरेक्ट करवाना है। आई वाज नॉट एबल टू डू दैट। आई वाज आस्किंग माय बॉस कि इसको कैसे करना है, दैट पर्सन वाज आल्सो फ्रीलांसर। तो बहुत देर खपने के बाद ये सोल्यूशन मिला कि इस तरह से रीडायरेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को फ्री में चीजें मिल रही हैं। लोकेशन से मैं इसको कहाँ लेके जाऊंगा, इसी अपने प्रोजेक्ट के यूआरएल पे लेके आऊंगा, लोकल होस्ट स्लैश आर पार्किंग सिस्टम, और आगे इसके आगे मेरे पास होगा जी, पहले होम पेज पे ले आते हैं इसको रीडायरेक्ट करवा के। ठीक है, दोबारा इस पेज को, अगर आपका आपने कहीं पे पोस्ट प्रिंट करवा के एग्जिट लगाया हुआ तो आपका डाटा पोस्ट में स्टिल रहता है, और यहीं से अगर आप रीलोड कर देंगे तो वो पोस्ट का डाटा दोबारा सबमिट होगा, फॉर्म दोबारा सबमिट होगा और वो आपको उठा के यहाँ पे ले। इसका मतलब है कि हमारा अब लॉगिन जो है वो वैलिडेट हो चुका है, अब हम यहाँ पे आ चुके हैं। लेकिन एक चीज इसमें मिसिंग है, क्या कि हमने अभी तक सेशन में डाटा स्टोर नहीं करवाया। ठीक है, क्योंकि अब जिस यूजर से आया मुझे उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता, यहाँ पे कोई यूजर नेम पासवर्ड कोई चीज नहीं आ रही। सो मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं रीडायरेक्ट करवाने से पहले यहाँ पे, अगर आप पीएचपी में सेशन यूज करना चाहते हैं तो सेशन को आपको पहले इनिट करवाना पड़ता है, सेशन को इनिशियलाइज करवाना पड़ता है, सेशन इन पीएचपी। सेशन इज अ वे टू स्टोर इन्फॉर्मेशन इन वेरिएबल्स टू बी यूज्ड अक्रॉस मल्टीपल पेजेस। आप जितने मर्जी पेजेस पे चले जाएं, एक दफा आपने सेशन बना लिया तो पूरी वेबसाइट में जब तक आपका ब्राउजर का टैब चल रहा है
और आप एक्टिव हैं तो फॉर 20 मिनट्स वो आपको डाटा अवेलेबल होगा। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करने के लिए सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट का फंक्शन है, सेशन स्टार्ट करेंगे और ये बिल्कुल एक्स लाइक एन अरे। आप मतलब इसका कैपिटलाइज्ड ये नेम है सेशन, एक अरे का जिस तरह हमारी पोस्ट का है, उसके अंदर आप इंडेक्स पे आप स्पेसिफिक डाटा रखवा सकते हैं। तो इस फाइल के स्टार्ट में आप लोग सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट कर देंगे, या आप चाहें तो यहीं पे सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट लगा दें। जहाँ पे आप सेशन में डाटा रखवाने लगे वहां पे स्टार्ट कर दिए, लेकिन जिस फाइल में आपको डाटा शो करवाना है उसके बिल्कुल स्टार्ट में सेशन स्टार्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे आप डॉलर अंडरस्कोर सेशन के अंदर अपनी एक की रखवाते हैं लॉगिन का। लॉगिन में आप रखवाते हैं कि जो अभी यूजर, जो करंट यूजर है, जो लॉगिन है, उसका नाम आप यहाँ पर रखवा देंगे। तो वो कहाँ से आ रहा है, डेटाबेस से जो डॉलर यूजर का आ रहा है उसके अंदर नेम पड़ा हुआ है, तो वो आप यहाँ पे रखवा दें। और जब आपने यहाँ से रीडायरेक्ट करना है, हेडर से रीडायरेक्ट करके आप इंडेक्स की फाइल पे जा रहे हैं, तो इंडेक्स की फाइल में आप यहाँ पे एक डिव बनाएं, क्लास लगाएं। यहाँ पर डिव की क्लास बना दें यूजर अकाउंट। ठीक है, सीएसएस में आए और सीएसएस में आके आप div डॉट यूजर अकाउंट को बॉर्डर दें 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, लोड करें इसको राइट, विड्थ दें इसको लेट सपोज 100 या 50 पिक्सल। ठीक है, और इंडेक्स में आपका ये आ रहा है यूजर अकाउंट, इसको आपने किया क्लोज। और इसके अंदर अब इस फाइल में सेशन आप लॉगिन से बना के आ चुके हैं, रीडायरेक्ट होके आप यहाँ पे आते हैं। इसके बिल्कुल स्टार्ट पे आप लोग सेशन स्टार्ट कर लीजिएगा, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट। तो यहाँ पे आपको सेशन का डाटा मिलेगा, और सेशन के डाटा में आपको पता है कि आपने जो डाटा रखवाया है वो कहाँ पर रखवाया है, पीएचपी के अंदर आपने डॉलर अंडरस्कोर सेशन की जो अरे है उसमें आपने एक की बनाई है। की आपने बनाई है जी लॉगिन, और लॉगिन के अंदर आपने नेम में रखवाया हुआ है यूजर का नाम। उसको आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप उसको इको करवा लें। तो अब आप जब रीडायरेक्ट करवा के इधर आएंगे तो आपको यूजर का डाटा इजीली मिल जाएगा। वापस आते हैं, दोबारा लॉगिन करते हैं, यहाँ से पासवर्ड पिक करते हैं, यहाँ पे पासवर्ड एंटर करते हैं, साइन इन करते हैं। साइन इन करने के बाद आपके पास यहाँ पे कहीं ना कहीं डाटा यूजर का आना चाहिए। यूजर अकाउंट राइट नाउ इज एम्प्टी। ठीक है, और दिस विल बी एन इशू फॉर अस एट सम पॉइंट। ये तरीकेकार यही होता है, अगर डाटा नहीं आ रहा तो कोई इसमें इशू हो सकता है। लॉगिन में करंट यूजर है, देखिए हमने यहाँ पे सिर्फ नेम रखा हुआ है तो करंट यूजर में डाटा आ रहा है, नेम में डाटा नहीं आ रहा। इसको अनकमेंट करें और यहाँ पे रखें करंट यूजर। ठीक है, अब आपके डिव में यूजर का नाम आ जाएगा। तो अब आप लॉगिन है, इसको फ्लोट करके आप राइट पे ले आए। ठीक है, सीएसएस में अगर यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है इस पाथ पे, इस पेज पे, तो स्टाइल डॉट सी एस एस में डिव डॉट यूजर अकाउंट, ये आप इंडेक्स में जाएं और यहाँ पे क्लास इम्प्लीमेंट कर दें। तो आपका इस टाइम एडमिन लॉगिन है। तो इसको स्टाइल करने के और काफी सारे तरीके हैं, बट दिस इज द वे। अब जैसे जैसे कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे व्यूज डाउन हो रहा है। सो मुझे आपकी तरफ से फीडबैक चाहिए इस सारे प्रोसेस के ऊपर, कहाँ आपको लग रहा है कि कॉम्प्लेक्स है, किस चीज की समझ नहीं आई, ताकि आई शुड टेक मोर टाइम एंड आई कैन रिपीट द प्रोसेस अगेन विद यू। ये सारा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक फ्लो बनाया ताकि आपको पता लगे चीजें बनती कैसे हैं। ठीक है, हम इसको रिपीट कर सकते हैं, हम इसको अगेन बाय पार्ट्स लेके चल सकते हैं, ताकि आप लोग मेरे साथ इस लॉगिन सिस्टम को बना के रीडायरेक्शन करवा के सेशन में डाटा स्टोर करें, और उसके बाद फर्दर हम अपने डैशबोर्ड को डिजाइन करें। सो व्हाट इज योर फीडबैक अबाउट दिस? कहाँ मुश्किल लग रहा है, कहाँ इजी लग रहा है, किस चीज को रिपीट होना चाहिए? लेट मी नो दैट। अभी मेरी बिल्कुल ब्रेक है, मैं आगे कोई कंसेप्ट शेयर नहीं करने लगा, आज के लिए इतना है।
थोड़ी सी गपशप कर लेते हैं। हाँ, डीबग कर सकते हैं इसको। इसकी डीबगिंग वैसे नहीं होगी जिस तरह से हम लोग डीबगिंग करते हैं उसके अंदर, डॉट नेट के अंदर आईडीई को यूज करके। इसकी डीबगिंग जो है वो, इसके लिए एक्स डीबग यूज होता है। एक्स डीबग मैंने एक दफा इम्प्लीमेंट किया था, लेकिन आई डोंट क्लियरली रिमेम्बर। काफी पुरानी बात है और मैं भी उसको यूज नहीं कर रहा आजकल। ठीक है। तो डीबगिंग के लिए मैं भी सिंपल इको प्रिंट की कमांड को यूज करता हूँ। जिस कोड को डीबग करना है, जहां करना है, जैसे इको लगाया, ये प्रिंट लगाया, तो इसी प्रोसेस से मैं भी डिबग करता हूँ। आपके पास अगर कोई ऐसा प्रोसेस है जो आप समझते हैं कि ज़्यादा अच्छा है और आप उसको शेयर कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप शेयर करें। मेरे पास यही प्रोसेस है कि मुझे जहाँ पे डीबगिंग करनी होती है, मैं कोड जहाँ मेरा स्टार्ट हो रहा है, जैसे यहाँ से कोड स्टार्ट हो रहा है, तो मैं हर जगह पे प्रिंट और एग्जिट यूज़ करता हूँ और डीबगिंग कर लेता हूँ। जब मेरा कोड बिल्कुल एरर फ्री हो जाता है, उसके बाद मैं ये कमेंट्स वगैरह रिमूव कर देता हूँ जी। बिल्कुल खामोश हो गए हैं सारे। हसन भी खामोश है। किरण डॉल अभी आई हैं, थोड़ी देर पहले इन्होंने स्टार्ट किया देखना। और हुस्ना राजपूत, आयशा, तारिक, इकरा खामोश बैठे हुए हैं। कुछ बताएं, कुछ बोले। थोड़ा सा मैंने कहा मैं इंटरेक्टिव सा सेशन रख लेता हूँ आप लोगों के साथ। वैसे तो आप लोग बोल नहीं रहे। इधर इधर भी एक बंदा बैठा है, मशीन नहीं है। सो क्वेश्चन आपके हैं, थ्रो कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। सेशन की जो क्लास है वो हमने दो जगह क्यों यूज़ की है? डाटा तो हमें इंडेक्स में भी आ रहा है, तो दोबारा इंडेक्स पर पीएचपी में क्यों सेशन क्लास? सेशन देखें, जहाँ पे भी आप सेशन का डाटा लेना चाह रहे हैं, वहाँ पे आपको सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा पीएचपी के अंदर। ठीक है। सो हमारे पास जो सेशन स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हमने जो कॉन्फ़िग की फाइल है वो हर जगह इंक्लूड की हुई है, तो हम चाहें तो इस सेशन को सिर्फ एक दफ़ा स्टार्ट कर लें। ठीक है। हम ये जो सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट है, क्योंकि जब आप मल्टीपल सीएमएस में काम करते हैं, वहाँ पे एक दफ़ा हेडर में सेशन स्टार्ट हुआ होता है। जैसे ही उस सीएमएस का रूट स्टार्ट होता है, तो सेशन जो है वहाँ पर इम्प्लीमेंटेड होता है। तो आप चाहे इसको कॉन्फ़िग में एक दफ़ा स्टार्ट कर लें, तो आपका हर जगह सेशन जो है अवेलेबल होगा। आप फिर इधर आके कॉन्फ़िग में इसको इम्प्लीमेंट कर लें, यहाँ पर लगाना सेशन। ये कॉन्फ़िग की फाइल आपकी हर जगह जो है वो यूज़ हो रही है, तो सेशन सब में अवेलेबल होगा। ऐसे कर लें आप ना, मल्टीपल प्लेसेस पे सेशन को स्टार्ट करें। यहाँ पर खत्म कर दें। I have technical background, but due to 3 years gap from coding, even I still need some break and time to try it all once. देखें, इतनी ब्रेक जितनी यहाँ पे मिल रही है, लाइक आपको वीकेंड पे 3 दिन मिलते हैं। और जो काम है, मेरा ख्याल है कि ये टोटल काम जो है, अगर आप बैठेंगे वीकेंड पे, तो 3 से 4 घंटे में सारा कुछ हो जाता है। तो अभी मेरा मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने जस्ट वी हैव कवर्ड अराउंड 45%। अभी 55% रिमेनिंग है जो हमने कवर करना है। तो अगर यहाँ पे स्लो डाउन कर गया, तो आपकी अर्निंग नहीं हो पाएगी। जो असल इशू है, आप लोग अर्निंग नहीं स्टार्ट कर सकेंगे। मुझे कोई इशू नहीं है, मेरे लिए ज़्यादा इजी है कि मैं इसको स्लो स्लो लेके चलूँ, डेली का एक कंसेप्ट शेयर कर दूँ, उसको लेक्चर में रिपीट कर दिया करूँ, तो मेरे लिए वो ईजी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों के साइड से अगर ये टाइम पे प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, तो जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि आप लोग उस तरह से मार्केट में compete नहीं कर सकेंगे। ठीक है। और अर्निंग का इशू आएगा।
आपकी अर्निंग उस टाइम तक स्टार्ट नहीं हो सकेगी, इतनी देर में आपका हमारा टाइम जो आप हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा स्पीडीली कवर करना पड़ रहा है। लेकिन कोई इशू नहीं है, देखें अगर आप मेरे साथ मिलके काम कर रहे हैं, जैसे हम इस सारे सिस्टम को एक दफ़ा और दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं, लाइक 2-3 लेक्चर्स दोबारा इस सारे सिस्टम को हम लोग रिपीट कर सकते हैं, दोबारा इस सबको मैं बना सकता हूँ, 2 से 3 लेक्चर्स दोबारा हम इस पे लगा सकते हैं। लेकिन मज़ा तब है, फ़ायदा तब है जब आप लोग साथ साथ काम करें। अगर आज आपने लेक्चर ले लिया है और आप उसको छोड़ देते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि मैं कल देखूंगा या परसों देखूंगी, तो फिर प्रॉब्लम आती है। अब कल परसों आपको फिर टाइम नहीं मिलता और वो चीज़ कवर नहीं होती और रहते रहते वो रह जाती है। हसन कह रहे हैं ये देखे ना, ये इशू है, यही इशू मैं अपनी मैनेजमेंट से भी डिस्कस करता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी बेसिक्स जो है वो ठीक है, और वो एडवांस जो है वो करना चाह रहे थे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको चीज़ों का पता है, बेसिक्स की प्रैक्टिस कम है, उनको टाइम चाहिए होता है, तो फिर दोनों का इंटरेस्ट मैच नहीं हो पा रहा होता। तो मेरे पास ऑडियंस हमेशा इस तरह की होती है कि कुछ बहुत एक्सपीरियंस्ड है, वो चाह रहे होते हैं कि उनके नॉलेज से ज़्यादा उनको सिखाया जाए, और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको समझ नहीं आ रही, जिनको बेसिक टर्म्स का भी नहीं पता होता। तो मेरे पास एक बाउंड्री लाइन आ जाती है, ना मैं इधर जा सकता हूँ ना मैं इधर जा सकता हूँ। तो ट्राई टू टेक दम टुगेदर, मतलब दोनों साइड से लोगों को लेके चलता हूँ ताकि सबको समझ आना शुरू हो जाए कि चीज़ें इंप्लीमेंट कैसे होती हैं। सो सिर्फ एक काम करें, मैं अपने एक्सपीरियंस, 3 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, ट्रेनिंग करवाते हुए मुझे 3 साल हो गए, तो उस एक्सपीरियंस के साथ लेके चल रहा हूँ जिसमें अनएक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस लोग दोनों कवर हो जाते हैं। ठीक है, कुछ लेक्चर्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फ्रेश वाले होते हैं, कुछ लेक्चर्स ऐसे होते हैं जो कि एडवांस जिसमें थोड़ा सा टच होता है। तो दोनों लोगों के लिए, दोनों तरह के इंटरेस्ट के लोगों के लिए वो कवर हो जाते हैं। करें सिर्फ आप इतनी मेहरबानी करें कि आप साथ साथ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, छोड़ें ना। अगर आप कहते हैं कि जी यू नीड सम टाइम और आपको इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, तो कल हम इस सारे लेक्चर को दोबारा रिपीट कर लेते हैं। मुझे कोई इशू नहीं है, आपको 2 दिन मिल जाएंगे इसको कवर करने के लिए, लेकिन आप करेंगे तो ये होगा, अगर आप नहीं करेंगे तो दैट विल कॉज प्रॉब्लम। दूसरा, इसका जो पूरा कोड है इसका वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को जब आप अपना कोड करें, आपको कहीं पे हेल्प चाहिए हो तो आपको वो हेल्प मिल सके। ठीक है, फ्रीलांसिंग का क्या हालात है, थोड़ा सा वो भी बताएं मुझे। जी, फ्रीलांसिंग के क्या हालात हैं, कुछ शेयर तो करें। 2 ऑर्डर्स हसन के डन हुए हैं। 2 ऑर्डर्स कल मेरा ख्याल है हमारे पास जो थे वो बात कर रहे थे, मोहसिन, उनके भी मेरे ख्याल 2 ऑर्डर्स हो गए। अहमद कह रहे 10 बजे, नहीं बेटा 10 बजे नहीं हो सकता ये, मैं भी कहूँ तो भी नहीं हो सकता। आप कह रहे क्यों हो जाए, मैं भी उन्हें कहता हूँ 10 बजे करते तो नहीं करते। मसला ये है कि 40+ सेंटर्स हैं हमारे और सबका सेम टाइम है, तो इस वजह से ना रिपोर्टिंग का टाइम होता है, 9 से लेके 11 का हमारा टाइम है। 11:30 12 तक सारे डाटा की रिपोर्टिंग होती है, तो उस वजह से हम उसको डिले में नहीं लेके जा सकते। ठीक है, तो जो सब फॉलो करें उसी को फॉलो करना पड़ेगा। 9 to 11। अच्छा जी, जो ये फोल्डर है ये अपलोड हो गया, और इस फोल्डर के अंदर सारी जो है फाइल अवेलेबल है, CSS का फोल्डर भी अवेलेबल है, उसमें बूटस्ट्रैप भी है, उसमें फॉन्ट्स नहीं है। आपने सिर्फ इतना करना है, ये मैं आपके साथ लिंक शेयर कर रहा हूँ इस फोल्डर का, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड करके इसको अपने लोकल होस्ट में जाके रखें, डेटाबेस बनाएं। डेटाबेस की फाइल भी मैं इसमें अपलोड कर देता हूँ, dbexample.sql।
और इससे आप लोग इजीली इस कोड को डाउनलोड करके अपने पास रन कर सकते हैं। नहीं, ये ऐसा कोई मसला नहीं है, इतना तो ये रिपीट करना बुरी बात नहीं है। मतलब ना आप इसमें समझें कि जी किसी की हद तक हो जाती है, इट्स गुड कि आप रिपीट करके चीज़ें सीख रहे हैं। और मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा स्पीड से लेके चल रहा हूँ। ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ तो जो कॉन्सेप्ट्स आपके साथ शेयर होने चाहिए ना लेक्चर में, उससे बहुत ज़्यादा आगे जाके आपको करा रहा होता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि मैंने एक सर्टेन लेवल सोचा हुआ है कि आप लोग इस लेवल पर जाके आके काम करेंगे, क्योंकि जो मैं आपको स्क्रीनशॉट्स दिखा रहा था पिछले दिनों व्हाट्सएप के ऊपर, जो बच्चे मुझे भेज रहे थे, इन सब बच्चों को ये चीज़ें कवर करवाई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 6-8 महीने के बाद वो इस लेवल पे हैं कि वो 1000 1200 1500 डॉलर कमा रहे हैं। ठीक है। सो मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग इस लेवल पे पहुंचे। तो अपना जो है रेपिटेशन जो है उससे, प्रैक्टिस से परफेक्शन आती है, तो इसमें कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं है। रिपीट मैं कर दूंगा, मुझे इसमें कोई इशू नहीं है। सिर्फ इतना करेंगे आप उसको साथ साथ कवर करते रहें, कवर नहीं करेंगे तो दैट विल कॉज प्रॉब्लम। एसक्यूएल फाइल भी मैं अपलोड कर रहा हूँ। एसक्यूएल फाइल जाके आपने क्या करना है, डाटाबेस बनानी है अपने सिस्टम पे, उसका नाम रखना है डीबी एग्जाम्पल, और उसके अंदर आपने एसक्यूएल फाइल को इंपोर्ट करना है। कैसे? जैसे मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करने लगा हूँ इस एसक्यूएल फाइल को, समझ लें आपको एक्सपोर्टेड फाइल मिल गई। अब ये एक्सपोर्टेड फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा। आपने क्या करना है, अपने सिस्टम में जाना है, यहाँ पे आके आपने डाटाबेसेस में नई डीबी बना लेनी है। मैं यहाँ पे न्यू डीबी लिख रहा हूँ, ठीक है। इस नई डीबी के ऊपर मैं जाऊँगा, समझ लें आपके लोकल पे आपने न्यू डीबी बनाई। यहाँ पे आपने इंपोर्ट पे क्लिक करना है, चूज फाइल में वो फाइल चूज कर लेनी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है, ठीक है। डीबी एग्जाम्पल ओपन करेंगे और इसको गो करेंगे तो वो मेरे जितने टेबल और जो रिकॉर्ड होगा वो सारा आपके पास आ जाएगा। न्यू डीबी में आपके पास सारे टेबल आ जाएंगे, ठीक है। सो उसके बाद आप अपने कोड में जाएंगे, जो कोड आपने रखा हुआ अपने डेटाबेस के यूजर नेम पासवर्ड के मुताबिक। अगर आप जैम्प यूज़ कर रहे हैं तो रूट का पासवर्ड एम्प्टी होगा, एम्प्स यूज़ कर रहे हैं तो रूट का पासवर्ड माई एसक्यूएल होगा। और जो आपका डीबी नेम है वो आप क्यूरीज में डीबी नेम चेंज करेंगे कनेक्शन के अंदर, और उस तरह से आपका जो है कोड वो इजीली रन हो जाएगा। सो मैं ये एक्सपोर्टेड फाइल भी जो है उसमें अपलोड कर रहा हूँ फोल्डर में, ताकि आपको एसक्यूएल भी मिल जाए। क्योंकि यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ डेटाबेस के नाम से। और यहाँ पे फाइल अपलोड कर रहा हूँ डीबी एग्जाम्पल डॉट एसक्यूएल, ठीक है। ये फाइल अपलोड हो गई है, आपके साथ शेयर भी हो गई है। आप इसको यूज़ करें और इससे आपका जो है डेटाबेस आपकी क्रिएट हो जाएगी। इस कोड को आप लोग अपने लोकल सिस्टम में चलाएं, इसके साथ साथ आप खुद कोड करें। और लेट मी नो अगर आपको कोई इशू आता है। और रह गई बात रिपीटिशन की, आप रिपीट टुमारो, ताकि आप लोगों के कोई क्वेश्चन रहते हैं तो वो क्लियर हो जाएंगे सारे के सारे। स्टिल अभी कोई चीज़ पूछने वाली है किसी की तो पूछ सकते हैं। फ्रीलांसिंग में कुछ लोग थोड़े से उनका मोराल डाउन हुआ होगा, एक दो बच्चों को ऑर्डर आए हैं तो $5 के ऑर्डर्स हैं, और उन्होंने मतलब कॉस्ट एस्टिमेशन ठीक नहीं दी, टाइम एस्टिमेशन ठीक नहीं दी, एंड वो उस ऑर्डर उनका कंप्लीट नहीं हो पा रहा, या मैं उनको हेल्प आउट नहीं कर पा रहा। रीज़न असल ये है कि जो चीज़ मुझे खुद वायबल नहीं लग रही फॉर $5, मतलब मैं अगर काम कर रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं 20 या $25 पर आवर पे काम करता हूँ, ठीक है। आप काम कर रहे हैं राइट नाउ $6 पर आवर के ऊपर, और आप एक ऐसा प्रोजेक्ट पकड़ रहे हैं जो कि $5 का है, ठीक है। उस $5 के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाने के लिए मैं भी आपके साथ 5-6 घंटे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आप भी अपने 10-12 घंटे इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन द मीन टाइम मेरा भी नुकसान हो रहा है, आपका भी नुकसान हो रहा है। और उस बंदे को जब $5 का प्रोजेक्ट मिलना है, उसने फिर रिवीजन डाल देनी है, ठीक है। अगर तो एक पेज हो जिसमें मेरा 1-2 घंटे लग जाते हैं, डजेंट मैटर, आपका 1 घंटा लग जाता है, डजेंट मैटर। लेकिन जब प्रोजेक्ट इतना लंबा है कि वो 5-7 दिन का मतलब प्रोजेक्ट है, उसको उसकी बेसिक्स का आपको आइडिया नहीं है, और उसकी कंप्लीशन टाइम आपने ठीक नहीं ली हुई, क्लाइंट आपको पैसे ही ठीक नहीं दे रहा, तो दैट इज अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। सो आपका स्टार्ट खराब हो सकता है। स्टार्ट आपने लिया है, वो बहुत अच्छी बात है, मैं वेरी हैप्पी। एक दो बच्चों ने गिग्स बनाई है और उनको मैसेजेस आ रहे हैं, और अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं, डेली बेसिस पे क्लाइंट्स आ रहे हैं उनको। स्टार्ट उनका अच्छा है, लेकिन उनको थोड़ा सा उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, ठीक है। जब आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, 1-2 वीक्स आगे जब हम लोग जाएंगे, वर्ड स्टार्ट कर लेंगे, तो ये चीज़ें जो अभी आपको इम्पॉसिबल लग रही हैं सारी आपके लिए पॉसिबल हो जाएंगी। आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ये सारा सिस्टम किस तरह से बना हुआ है। और जिनका वो $5 का ऑर्डर था, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा, उनको भी 3 वीक्स बाद समझ आ जाएगी कि हाँ मैंने इसको कैसे बनाना था। सो अगेन वो अगर $5 का ऑर्डर पकड़ना चाहें तो दोबारा बेशक पकड़ के उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो इशू ये है कि उस अभी जिस
काम में आप हैं, अभी आप कोर पीएचपी में काम कर रहे हैं, तो कोशिश करें कोर पीएचपी से रिलेटेड गिग बनाएं और उस पर काम करें। जब आप वर्डप्रेस स्टार्ट कर देंगे तो फिर वर्डप्रेस से रिलेटेड, क्योंकि वर्डप्रेस अभी मैंने आपको सिर्फ बताया था कि डेमो इंस्टॉलेशन की गिग बनाएं या एलिमेंटर की गिग बनाएं, फुल वेबसाइट क्रिएशन की, उससे काम करें। ठीक है। जो ये क्यूरीज आ जाती हैं, जिस तरह कल हमारे पास क्लोन की क्यूरी आ गई थी, तो क्लोन के लिए आपको पूरा सिस्टम उस तरह से बनाना है, नो डाउट वो बन जाएगा। वो मैक्सिमम 2 से 3 वीक की बात है, हम उस जगह पहुंच जाएंगे कि वो चीज़ बन जाएगी। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ अपने आप को रीअसेंबल करें और रीशेप करें, इंशाल्लाह इट विल बी गुड इन द एंड। सो सिर्फ इतना है कि कंटिन्यूटी रखें और ब्रेक ना लेके आए, छोड़ें ना काम को। छोड़ देते हैं तो दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम। छोड़ना नहीं है। मसला है वक्ती तौर पे कोडिंग करते हुए होता क्या है, मेरे साथ भी होता था, एक चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं 2 घंटे 3 घंटे लग गए। अभी इश्यूज किस तरह के आ रहे हैं, बच्चे मुझे स्क्रीनशॉट भेज देते हैं, सर ये नहीं चल रहा है, इसको देखें जरा, बताएं क्या हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कि सबलाइम टेक्स्ट में आपने जो कोडिंग फाइल खोली हुई है वो किसी और फोल्डर की खुली हुई है, और क्रोम के अंदर आप लोकल होस्ट का जो फोल्डर खोल रहे हैं वो कोई और खुला हुआ है। ठीक है, जो सबलाइम टेक्स्ट में फाइल खुली हुई है उस फोल्डर का नाम लोकल होस्ट स्लैश, आगे जो फोल्डर का नाम आ रहा है उसमें डैश या हाइफन या मतलब अंडरस्कोर डिफरेंट है, और जो यूआरएल खोला हुआ वो डिफरेंट है। तो आपका किस तरह से आपको आउटपुट सेम मिलेगा? या कोड किया हुआ है, उसको लोकल होस्ट पे जाके खोला हुआ है, फाइल को सेव ही नहीं किया हुआ, एडिटर के अंदर फाइल जो है वो अनसेव पड़ी हुई है ऊपर। जब आप सबलाइम में ये याद रखिएगा, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, सबलाइम में जब कोड करते हैं ना, जैसे ही मैं इस फाइल में डी लिखा ना, तो ऊपर ये देखें डॉट ग्रे हो गया, क्रॉस का ग्रे डॉट आ गया। इसका मतलब है कि इस फाइल में चेंजेस हैं, जब तक मैं इसको सेव नहीं करूंगा ये डॉट यहाँ से खत्म नहीं होगा। मैंने कंट्रोल एस किया तो ये क्रॉस आ गया। सो मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं तो यहाँ पे डॉट आ रहा होता है, मैं कह रहा होता हूँ कि बेटा इसको देखो आपने सेव नहीं किया हुआ। या जब इस पाथ में जाए तो ऊपर ये देखें कार पार्किंग सिस्टम आ रहा है मेरे पास। ठीक है, तो आपके पास विंडोज में पूरा पाथ आ रहा होता है, ये पाथ हो रहा है, और जो आपके यूआरएल का पाथ है वो हो रहा है। यहाँ पे कार पार्किंग सिस्टम ये आ रहा है, और यहाँ पे जो आ रहा है उसमें कार पार्किंग में नीचे कार अंडरस्कोर पार्किंग अंडरस्कोर सिस्टम आ रहा है। तो ये दोनों नाम सेम होने चाहिए। ठीक है, दोनों पाथ सेम होने चाहिए। अगर आप कोड किसी और फाइल में कर रहे हैं, खोल कोई और फाइल रहे हैं, तो कभी भी आपका कोड आपको आउटपुट नहीं देगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, मेरे तक इनको लेके आने से पहले खुद थोड़ा सा जजमेंट इनकी कर लिया करें। मेरी फाइल सेव है, मेरे पार्ट ठीक है, मेरे फोल्डर नेम ठीक है, कोई कंफ्यूजिंग चीज़ तो नहीं, ऐसा तो नहीं है एक नाम के 2 फाइल्स हैं, एक नाम के 2 फोल्डर हैं, इस तरह का प्रॉब्लम तो नहीं है। और दूसरा, जब भी आपको आउटपुट नहीं मिल रहा, सबसे पहले आपने एक काम क्या करना है, आपने सबसे पहले उस फाइल में जाके उसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करना है, और उसके बाद बॉडी के टैग में जाके देखना है कि बॉडी के टैग में क्या क्या आ रहा है। समटाइम्स होता है इस तरह से कि आपने प्रिंट की कमांड लगाई होती है, बॉडी के अंदर वो किसी टैग के अंदर आपका जो प्रिंट डिजिट होता है वो छुप रहा होता है, उसमें कोई मार्जिन या पैडिंग लगी होती है, और आप कहते हैं कि आपको आउटपुट शो नहीं होगा। तो जो भी आपने देखना है वो अपने बॉडी से देखना है। ठीक है, तो ये काम करके फिर मेरे तक आया करें कि जी अब हमें बता दें कि ये चीज़ नहीं आ रही, तो आई कैन हेल्प यू विद दैट। दूसरी चीज़, मुझे क्यूरीज भेजना शुरू करते हैं रात को 11:30 12 बजे के बाद। ठीक है, वो मेरा अपना एक टाइम होता है जब मैं चीज़ें शट डाउन करके सोने लगता हूँ, तो उस टाइम समटाइम्स मैं रिप्लाई नहीं कर पाता। तो कोशिश किया करें कि आप अगर क्यूरी करनी है 6 7 बजे से लेकर 9 साढ़े 9 बजे के टाइम तक अपनी क्यूरी कर लिया करें। नहीं रात को 12 बजे आपको कोई क्यूरी है तो उसको नेक्स्ट डे पे रख लें, वरना अगर वो इग्नोर हो जाएगी तो फिर वो उसके नेक्स्ट डे भी आंसर करना मुश्किल हो जाता है। चलो जी ठीक है, आज के लिए इतना ही इनफ है। कोड मैंने शेयर कर दिया, इसके ऊपर काम कीजिएगा, कल आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं, ताकि कोई मसला हमारा अगर रह जाए तो उसको हम कंप्लीट कर सकें। और जो आपके प्रोफाइल लिंक्स फॉर्म है वो मैं एक दफ़ा आप स्टेटस आपको दोबारा बता देता हूँ, लिस्ट मैं तैयार कर रहा हूँ। लिस्ट में इंशाल्लाह 1 2 दिन में ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जिन लोगों के प्रोफाइल लिंक्स अभी तक सबमिट नहीं हुए। ठीक है, तो लैब मैनेजर्स के साथ भी शेयर हो जाएगी और ग्रुप में भी शेयर हो जाएगी। अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो इट्स ओके, नहीं इंटरेस्टेड हैं तो ड्रॉप हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। कुछ बच्चों के इसमें फीडबैक्स थे कि वो नकाब के साथ पिक्चर्स अपलोड कर रहे हैं, अपवर के ऊपर, पीपल पर आवर के ऊपर। वो दोनों प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहाँ पे आप नकाब के साथ पिक्चर अपलोड नहीं कर सकते। आपको हिजाब कर लेंगे तो आप पिक्चर अपलोड कर लेंगे, क्योंकि फेस रिकग्निशन उनके एल्गोरिदम्स लगे होते हैं, उन्होंने आपकी फेस को रिकग्नाइज करके सिस्टम में स्टोर करना होता है।
तो आप उनकी सिस्टम सिक्योरिटी को बाईपास इस तरह से नहीं कर सकते। फाइवर के ऊपर आप कोई भी डिफरेंट लोगो लगा के अपने प्रोफाइल अकाउंट को कंप्लीट कर सकते हैं। और जो फ्रीलांसर है उसके ऊपर भी आप कोई लगा के कोई भी आइकॉन लगा के कर सकते हैं, लेकिन अपवर्क और पीपल पर आवर के ऊपर आपको अपनी ओरिजिनल पिक्चर ही लगानी पड़ेगी, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। प्रोफाइल लिंक स्टिल मेरे पास अपडेट नहीं हुए। सिर्फ 30 लोग हैं जिनके अपवर्क के प्रोफाइल लिंक हैं, और 30 ही लोग हैं जिनके प्रोफाइल लिंक हैं पीपल फ्रीलांसर के, 38। बाकी मेरे पास अब अप टू 50 फाइवर प्रोफाइल लिंक्स हैं। जिन्होंने पहले सबमिट कराया है उन्होंने अपवर्क और उसका सबमिट नहीं करवाया हुआ, काइंडली इसको फुलफिल करें। और अगर मैं आपके साथ फेयर चल रहा हूँ तो मेरे साथ फेयर चलें। ठीक है, जो चीज़ आपसे कह रहा हूँ उसको टाइमली कंप्लीट किया करें, उसमें डिले ना लाया करें। चलें इंशाल्लाह आपसे फिर गपशप होती है। अपना ख्याल रखिएगा, क्वेश्चन होगा मुझसे कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।